हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन कंटिन्यूएशन है ऑफ द RBWM मैराथन सीरीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पिछले मैराथन में बहुत मजा आया होगा। सेम थिंग हम मॉड्यूल बी के लिए भी करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ मॉड्यूल बी कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। आई होप यू ऑल आर रेडी। और इस सेशन का सबसे अच्छे से फायदा उठाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपना पेन पेपर लेकर बैठना है। फटाफट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, यहाँ पर ये फायदा है, यू कैन इवन पॉज एंड देन आंसर द क्वेश्चन और फिर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको आंसर करिए एंड आउट ऑफ 75, सो वी विल सी 75 क्वेश्चंस हियर। आउट ऑफ 75 आपका क्या स्कोर है वो आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। मॉड्यूल भी कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे सेशन में कवर किया गया है। तो आई होप यू ऑल आर रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने फटाफट से आने लगेंगे, राइट। तो ये जो स्कोर है वो मैं देखूंगा। प्लीज गिव द स्कोर। जो भी ये सेशन देख रहे हैं बाद में आपको अपना स्कोर मेंशन करना है इन द कमेंट सेक्शन फॉर श्योर। सो दिस इज द RBWM 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का मैराथन सीरीज। आई होप यू ऑल आर रेडी। पार्ट 2 जहां पर हम मॉड्यूल बी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पर देखिए क्या पूछा गया है। इन अ लोन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट और एनी अदर अमाउंट होली और पार्टली इज ओवरड्यू। ठीक है, ओवरड्यू है बिटवीन 31 to 60 डेज, द अकाउंट इज क्लासिफाइड एज। तो लोन अकाउंट्स में जब डिफॉल्ट होने लगता है तब उसे क्लासिफाई करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि भाई जब डिफॉल्ट होता है लोन अकाउंट में, किसी ने लोन ले रखा है और पैसे वापस नहीं कर रहा, तो वो डिफॉल्ट हो गया। और जो ड्यू डेट है उससे जितना दूर जाने लगता है और पैसे वापस नहीं आए हैं, रिकलेक्ट नहीं हुए हैं, जितना दूर वो होने लगता है उतना ज्यादा खतरा होने लगता है उस पर्टिकुलर लोन अकाउंट का लॉस अकाउंट में कन्वर्ट होने का। ठीक है, लॉस अकाउंट कब होता है? जब वो अकाउंट ऐसा हो गया है, लोन जो है लिया गया है और पता है कि ये पैसे वापस नहीं आने वाले, और इसके साथ साथ जो इसके साथ सिक्योरिटी जुड़ी हुई थी, यानी कि इसके साथ जो कोलेटरल जुड़ा हुआ था, गिरवी कोई चीज रखी गई थी, उससे भी बहुत खास वैल्यू डिराइव नहीं हो पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अ लॉस अकाउंट कंप्लीटली। ठीक है, तो जो लोन अकाउंट है वो लॉस अकाउंट में कन्वर्ट ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे डिफॉल्ट के बाद का टाइम है क्लासिफाई किया जाता है जो भी आपके जो अकाउंट से जो नॉन परफॉर्मिंग होने लगते हैं। ठीक है, तो कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स की होती है। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट की क्लासिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है अगर ड्यू डेट से 31 to 60 डेज जो है एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो ऐसे में स्पेशल मेंशन अकाउंट जो हम करेंगे वो किस टाइप का स्पेशल मेंशन अकाउंट होगा, ये चीज पूछा गया है। इज इट SMA 0, SMA 1, 2 या 3? इसमें से कौन सा स्पेशल मेंशन अकाउंट है ये पूछा जा रहा है। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें SMA 0, SMA 1, SMA 2, SMA 3, ये चार दिए गए एंड यू शुड नो कि इसमें से कौन सा स्पेशल मेंशन अकाउंट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो लेट मी टेल यू कि SMA 3 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। SMA 0 में यूल बी हैविंग 0, 2 या फिर 1 ले लो, 30 डेज जो है ये होता है यहाँ पर 31 to 60 डेज होता है इन SMA 1 एंड देन 61 to 90 डेज इन SMA 2। ठीक है, तो ये है। अब 90 डेज के बियॉन्ड जाने लगता है तो वो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने लगता है एंड यहां से इसकी जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और इसे डाउटफुल जो है कहा जाता है। ठीक है, डाउटफुल, फिर आपका सब स्टैंडर्ड अकाउंट भी होता है एंड लेटर ऑन लॉस अकाउंट इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की क्लासिफिकेशंस, आगे हम ये भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, बट फॉर नाउ स्पेशल मेंशन अकाउंट। यहाँ पे पूछा क्या गया 31 to 60 डेज। सो व्हाट इज द राइट आंसर? बी शुड बी द राइट आंसर। SMA 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, बी यहाँ पर सही जवाब है। अगर आपने बी जवाब दिया है दैट इज रियली ग्रेट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे दिए हुए हैं। SMA 0, 1, 2 है, 3 नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द क्वांटम ऑफ लोन इज एक्सप्रेस्ड एज डैश द एनुअल इनकम इन द केस ऑफ अ व्हीकल लोन। व्हीकल लोन जब है तो क्वांटम ऑफ लोन जो है किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीपल ऑफ योर इनकम, इजंट इट? आपका इनकम देखा जाता है, इनकम के बेसिस पर क्वांटम ऑफ लोन डिसाइड किया जाता है। आई होप ये चीज आपको याद है फ्रॉम द बुक। ठीक है, तो क्वांटम ऑफ लोन जो डिसाइड किया जा रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। तो क्वांटम ऑफ लोन अलग अलग टाइप के जो लोन है उनके लिए अलग अलग है। यहाँ पे क्या पूछा गया, अगर आप एक व्हीकल लोन ले रहे हो तो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ लोन, यानी कि आपका इनकम अगर 1000 रुपए है तो ऐसे में व्हीकल लोन के लिए
कितना लोन आपको बैंक दे सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम देती है ये लोन, तो कितना लोन मिल जाएगा वो चीज पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो एक्चुअली व्हीकल लोन्स के लिए 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो 4000 रुपीज का लोन आपको मिल जाएगा इफ द इनकम इज 1000 रुपीज, ठीक है। तो 4 टाइम्स होता है व्हीकल लोन के लिए, एंड सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर जो है पर्सनल लोन्स एज वेल एज लोन्स आप जो ले रहे हो फॉर हाउसिंग एंड ऑल, उसके लिए भी क्वांटम ऑफ लोन जो है वो नॉर्मली जो होता है उसका नंबर्स भी दिया हुआ है। तो इफ यू सी पर्सनल लोन्स के लिए 12 टाइम्स होता है आपका, अगर 1000 रुपीज आपका जो इनकम है, देन पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हो तो बैंक 12,000 तक का आपका पर्सनल लोन दे पाएगा। 48,000 to 60,000 तक का आपको जो है लोन मिल जाएगा इन केस हाउसिंग के लिए आप लोन ले रहे हो, ठीक है। दिस इज द क्वांटम ऑफ लोन। सो ये एस्टिमेट्स हैं और ये चीज बुक में दी हुई है, दैट मेक्स इट रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर दैट द लोन रिपेमेंट डज नॉट रिजल्ट इन एनी डिफिकल्टी फॉर लाइफस्टाइल, बैंक्स कैलकुलेट डैश फॉर बोरोअर्स फ्रॉम द सैलरीड क्लास, ठीक है। तो ये लोन जो है, लोन रिपेमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसका जो इनकम है उसके बेसिस पर ही उसे लोन दिया जाता है, ठीक है। इनकम के बेसिस पर लोन देने का क्या मतलब है, अगर लेट से किसी की इनकम ऐसी है जहां पर जितनी सैलरी आ रही है, मोस्ट पीपल का ये होता है कि जितनी सैलरी आ रही है ऑलमोस्ट उतना जो है चला जा रहा है इन सम फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। व्हाट आर दिस फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस? दीज फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस एक्चुअली हो सकते हैं आपको जो बिल्स पे करने हैं। अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो तो डेफिनेटली रेंट तो आपको पे करना है, यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू हैव टू पे द टीवी का बिल, यू हैव टू पे अदर थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें, वाटर बिल है, अगर आप लैंड पे रह रहे हो, आई मीन आपका ओन घर में रह रहे हो तो टैक्स वगैरह पे करना है, बहुत सारी चीजें, आईटी पे करना है ईयरली बेसिस पे। तो इस तरीके से जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है डेफिनेटली आपको वो पे करना है। राशन के लिए पैसे आपको जो है निकालना अलग से, तो दीज आर द फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस में एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन अगर आप लोन ले रहे हो वो हो जाता है ऑफ द इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अगर लेट से किसी की सैलरी 1000 रुपए है और उसके फिक्स्ड ऑब्लिगेशन 500 रुपए, अब इसका इंटरेस्ट अमाउंट 500 रुपए है, अगर वो कोई लोन ले रहा है तो 500 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट है, तो 500 फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पहले से है और 500 रुपए इसका लोन इंटरेस्ट अमाउंट है, तो जितना सैलरी आ रहा है उतना पैसा तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन में चला जा रहा है, बाकी खर्चे वो कैसे करेगा, ठीक है, और भी कुछ रिक्वायर्ड है तो कैसे करेगा। तो इस वजह से फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। लेट से सारा लोन इंटरेस्ट हो गया, बाकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मिला के 500 रुपए है किसी का फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, इनकम कितनी है 1000 रुपए, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो अगर हम देखें तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा। रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज अगर हम देखें तो दैट विल बी 50%, है ना। तो ऐसे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो के बेसिस पर आपको जो है लोन दिया जाता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? डी इज द राइट आंसर। मार्केट वैल्यू रेशियो नहीं, लिक्विडिटी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, ठीक है। तो आपका जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो है उसके बेसिस पर ही आपको लोन मिलेगा ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफी एक्साइटिंग और जो है अच्छे लग रहे होंगे, and if yes you can just give a comment in the comment section. In the product life cycle, when a product is in dash, the sales volume will be low and revenue from the products will not be sufficient to cover the cost of producing, marketing and servicing it, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, if you have a look at the product life cycle, तो product life cycle में कैसे कैसे होता है, धीरे धीरे आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग स्टेजेस के थ्रू मूव करता है। तो पहले क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर आपका क्या आ रहा है, धीरे धीरे आपका स्टेज आ रहा है ऑफ ग्रोथ, ठीक है। देन वी हैव द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी एंड फाइनली डिक्लाइन स्टेज होता है। तो ये मैच्योरिटी में पीक करके डिक्लाइन में नीचे जाने लगता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो इन द मार्केट, तो उसका जो सेल्स वॉल्यूम है, सेल्स कितना हो रहा है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है सेल्स हो रहे हैं, इसके साथ साथ रेवेन्यू जो हो रहा है, इसके साथ साथ जो कस्टमर का परसेप्शन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये तीनों चीजें चेंज होती हैं बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक स्टेजेस जहां पर ये प्रोडक्ट है। जैसे ही इंट्रोड्यूस किया तो क्या इंट्रोड्यूस करती, अरे वाह नया प्रोडक्ट आया है, नया कंपनी फटाफट से ले लेते हैं, कोई लेता है क्या ऐसे? नहीं,
थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, थोड़ा समय चाहिए होता है, तो उतना समय जो है होने के बाद ही दैट प्रोडक्ट विल बी टेकन। तो इस वजह से जो इनिशियल स्टेज है, इनिशिएशन इंट्रोडक्शन वाला स्टेज है, वहां पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा सेल्स नहीं हो रहे हैं। और आपने अगर 1000 रुपए लगा रखे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपको इन रिटर्न खाली 500 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा है। ब्रेक इवन का मतलब है 1000 लगाए 1000 वापस आ जाए, ब्रेक इवन, ठीक है, तो वो भी नहीं हो रहा है, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है। अब ग्रोथ स्टेज में ब्रेक इवन होने लगता है, ब्रेक इवन के आसपास होता है, एंड जो सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू है वो पीक करता है मैच्योरिटी स्टेज में। इसीलिए मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो है मैच्योरिटी स्टेज में रहना चाहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, लेट्स से प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया तो वो डिक्लाइन होने लगता है। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट सेल्स वॉल्यूम इज लो, रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट विल नॉट बी सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, ठीक है। तो वो कब होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, जहां पर 1000 रुपए अगर मैंने लगाए हैं, कॉस्ट लगा है मेरा, तो वो रेवेन्यू जो आ रहा है 500 ही आ रहा है, इट इज नॉट कवरिंग दैट 1000 रुपीज, ठीक है, ब्रेक इवन नहीं हो रहा। तो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, इंट्रोडक्शन स्टेज। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो क्वेश्चन पूछा गया है मई में आरबीडब्ल्यूएम के पेपर में इससे रिलेटेड, तो ये 4 स्टेजेस तो आपको याद होने चाहिए, किस किस तरीके से सेल्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है और कैसे कैसे वी हैव सीन कि रेवेन्यू चेंज हो रहा है, कस्टमर परसेप्शन, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आई होप ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप आंसर किए होंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। प्रेजेंटली ओनली 3 CICs हैव बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा कितने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को ये जो हम कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है, ये चीज पूछी जा रही है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, 2 ओनली, एंड यहाँ पे क्या है 1 and 3 ओनली है, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो ये 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, ये यहाँ पर है, ओके। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस सो दैट ये दिखे, ओके, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CIC में सीक एंड ऑब्टेन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट इज क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो CIC जो है, हम ये चीज बाकी के अपने कंपोनेंट्स में भी पढ़ते हैं कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, इनके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कौन कौन होता है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर द मेंबर्स ऑफ दिस CIC, ठीक है, लाइक बैंक्स, तो वो मेंबर्स बनते हैं और CIC के जो भी मेंबर्स है उनसे ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन वो ले सकता है, ये चीज बताई गई है। इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हेल्प्स इन अवॉइडिंग डेट ट्रैप्स, डेट ट्रैप्स से अवॉइड जो है करने में हेल्प करता है इंफॉर्मेशन जो भी शेयर हो रहा है। ऑब्वियसली क्रेडिट इंफॉर्मेशन आपके पास होगा तो डेट में नहीं पड़ेंगे। जो लेंडर्स है, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स है, वो पैसे दे रहे हैं, तो वो जो लोन है वो डिफॉल्ट होगा या नहीं, इसका इंफॉर्मेशन उनके पास होगा, बिकॉज दे हैव द क्रेडिट स्कोर विद देम ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिर्फ 3 है, ये चीज गलत है, ठीक है, सिर्फ 3 है, ये गलत है। देयर आर 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। कौन कौन से है वो 4, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो 4 है। अब CIC में सीक एंड ऑब्टेन क्रेडिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली, ये एकदम सही है, ठीक है, सेकंड वन इज करेक्ट। तो 1 यहाँ पर सही नहीं है, 1 जहां जहां पर है वी कैन जस्ट एलिमिनेट दैट। और यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 and 3 and 2 ओनली। इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय CICs हेल्प इन अवॉइडिंग डेट ट्रैप, तो एब्सोल्युटली थर्ड वाला तो एकदम सही है, डिफॉल्ट नहीं होगा, डिफॉल्टर्स को हम पैसे नहीं देंगे, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, ओके, बी यहाँ पर सही जवाब है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। व्हाट इज दैट फॉर्म 15G एंड 15H? फटाफट से यू कैन पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। तो 15G एंड 15H जो सबमिट किया जाता है, इंडिविजुअल बैंक्स को सबमिट करते हैं। तो ये फॉर्म्स जो है किस वजह से सबमिट किए जाते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज फॉर्म्स? तो मेनली उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट, फॉर्म G इज फॉर एन इंडिविजुअल हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 और मोर, ठीक है, 60 या उससे ज्यादा के एज वाले लोगों के लिए फॉर्म G है, 15G है। देन फॉर्म 15G या 15H इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर सबमिट करना पड़ता है। पर्सन्स ऑफ 80 इयर्स एंड अबव, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है 5 लाख तक के अमाउंट के लिए, ठीक है। तो अगर 5 लाख तक का अमाउंट वो पर्सन्स को मिल रहा है, दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू FDs एंड RDs में जो प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट से रिलेटेड ये वाला है। तो इफ वंस टोटल इंटरेस्ट इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर विल नॉट फॉल
अंडर टैक्सेबल लिमिट, देन ही कैन सबमिट फॉर्म 15G और 15H। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट में इस फॉर्म 15G 15H का मेन एम बता दिया गया है। तो 15G 15H में होता यह है कि लेट्स से आपने एक एफडी ओपन कर रखी है, इस पे आपको इंटरेस्ट इनकम जो मिल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम जो मिल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दैट वी सबमिट दिस। ये वैल्यू इतना है कि आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो इनकम जो है वो ऐड हो जाता है, आप टैक्स ब्रैकेट्स में जाने लगते हो। तो टैक्स ब्रैकेट में नहीं जा रहा है इवन दो दिस इनकम इज गेटिंग एडेड, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो है इनकम टैक्स नहीं दे रहा। और ये चीज बैंक को नहीं पता होती, तो बैंक क्या करता है, फटाफट से टीडीएस काट लेता है, आपके इनकम में से टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे देता है। तो जब टीडीएस कट गया इसमें से, तो यू हैव टू सबमिट फिर फाइल रिटर्न एंड देन गेट द अमाउंट बैक। ये चीज नहीं करने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन देने का फॉर्म है ये। ठीक है, कि मैं टैक्स ब्रैकेट में नहीं फॉल कर रहा हूं, टीडीएस मेरा मत काटना। दैट इज द ओनली थिंग। अब 15G जो है, पहले जी पहले आता है फिर एच आता है। ठीक है, तो 15G इज फॉर इंडिविजुअल्स जो कि एक्चुअली 60 इयर्स से कम है, लेस देन 60 इयर्स के लिए है। एच जो है 60 इयर्स एंड अबव के लिए, 60 इयर्स एंड 60 इयर्स से अबव के लिए। तो 15G हु इज ऑफ एज ऑफ 60 इयर्स और मोर। यस, ये चीज जो है गलत है, क्योंकि जी किसके लिए, 60 से कम के लिए है, तो पहला गलत है। तो वी कैन जस्ट एलिमिनेट दैट फ्रॉम हियर। फॉर्म 15G एच जो है रिक्वायर्ड है फॉर सबमिटेड एवरी फाइनेंशियल ईयर, दूसरा तो सही है। तो यस, दोनों में ही 2 है। अब तीसरा हम देखें, फॉर पर्सन 80 इयर्स एंड अबव देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी अप टू 5 लाख, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों में ही तीसरा भी है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइनेंशियल, यस, आपका अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में इनकम इतना आ रहा है कि वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं लाई करता, तो यू कैन सबमिट दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से व्हाट विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर हियर, बिकॉज 1 गलत है, बाकी सब सही है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 7 अब आ गया डाउटफुल एसेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे डाउटफुल एसेट्स क्या होते हैं, प्लीज रिकॉल करिए आप, हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स जो है वो 3 तरह के हमने देखे, 0, 1 एंड 2। अब 2 में क्या है, मैक्सिमम 90 डेज तक अगर ड्यू डेट के बाद पैसे नहीं आ रहे हैं, रिटर्न नहीं आ रहा है लोन में, तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 90 डेज, अब 90 डेज से भी ज्यादा हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एन एनपीए। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो एनपीए है वो कई केसेस में डाउटफुल कहलाता है। ठीक है, तो जब 90 डेज से ज्यादा आपका यहाँ पर जो है अमाउंट आपका रिटर्न नहीं आया है, जो पैसे हैं वो वापस नहीं आए, देन वी कॉल इट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एंड ये अगर 12 मंथ्स तक जाता है, देन इट इज कॉल्ड अ डाउटफुल एसेट। और ये जो डाउटफुल एसेट है दैट कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स, एंड दैट इज 1, 2, 3 इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एसेट विच हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी 12 मंथ्स तक के लिए, तो 90 डेज से 12 मंथ्स तक के लिए अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में है, तो दैट इज कॉल्ड अ डाउटफुल एसेट 1, ये कहा गया पहला। एसेट विच हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड अप टू 3 इयर्स, उसे डाउटफुल 2 कहते हैं। Substandard asset is one with such little value that its continuance as a bankable asset is not warranted। तो ये बैंकेबल एसेट यानी कि ये एकदम ही बेकार हो गया, ऐसा एसेट है जिससे कोई भी वैल्यू डिराइव नहीं होगी, उसको हम सबस्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन द लिक्विडेशन ऑफ द डेट। ठीक है, तो ये चीज कही है। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट सही है, एसेट डाउटफुल कैटेगरी में होगा 12 मंथ्स, उससे 12 मंथ्स तक अगर वो एनपीए बना रहेगा तो उसे डाउटफुल 1 कहा जाता है। तो दिस इज करेक्ट। अब 12 मंथ से 3 इयर्स के बीच का जो टाइम है, उसके बीच में अगर वो एनपीए बना रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना रहता है, तो उसे डाउटफुल 2 कहा जाता है। सो दैट इज आल्सो फाइन। सबस्टैंडर्ड एसेट नहीं कहा जाता इसे, जिससे कोई भी वैल्यू डिराइव नहीं होगी, उसे लॉस एसेट कहा जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, इजंट इट? तो लॉस एसेट कहा जाता है इसे। एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल अगर एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन द लिक्विडेशन ऑफ द एसेट। तो ऐसा कुछ नहीं है, एनपीए अगर वो बना रहता है फॉर व्हाट, फॉर 12 मंथ्स का टाइम, उससे कम का टाइम तक अगर वो रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, तो उसे डाउटफुल 1 में कैटेगराइज कर देंगे। 12 मंथ से ज्यादा के लिए रहता है, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए वो डाउटफुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहता है, तो उसे हम डाउटफुल 2 कहते हैं।
तो ये वाला स्टेटमेंट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, तो फोर्थ इज नॉट करेक्ट. So what can we say about this? Also third is not correct. So 1 and 2 only. C will be the right answer क्योंकि यहाँ पे loss asset आएगा, isn't it? Yes. थोड़ा सा ये twisted question था, but then you can see एकदम सही आंसर. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट आया है. प्लीज ट्राई टू आंसर दिस. क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन आरटीजीएस एंड नेफ्ट. आरटीजीएस एंड नेफ्ट के बीच के डिफरेंसेस से रिलेटेड. तो पहला क्या है? आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट, नेफ्ट देयर इज नो मिनिमम मैक्सिमम. आरटीजीएस में लार्ज अमाउंट्स होते हैं, और कितना अमाउंट होता है? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितना अमाउंट होता है आरटीजीएस का. जो ट्रांजैक्शन का लिमिट है, मिनिमम लिमिट है ऑब्वियसली, वो कितना होता है. नेफ्ट के लिए देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमम. नेफ्ट जो है नेट सेटलमेंट किया जाता है, आरटीजीएस ग्रॉस. आरटीजीएस में है ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो क्या सही है ये? नेफ्ट ऑल द ट्रांसफर्स विल बी हेल्ड अप अंटिल ए स्पेसिफिक टाइम, वेराज आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स जो है चलते रहता है. नेफ्ट में थोड़ा स्पेसिफिक टाइम के लिए ट्रांजैक्शन को रखा जाता है. तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, यस आरटीजीएस में लार्ज अमाउंट्स, एंड व्हाट इज दैट अमाउंट? 2 लाख का लिमिट है, मिनिमम 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट ट्रांसफर करना है तो यू कैन यूज आरटीजीएस. नेफ्ट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है. नेफ्ट नेट सेटलमेंट होता है, यानी कि नेफ्ट में जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, उन्हें बंच किया जाता है हाफ एन आवर के बैचेस में. ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि 48 बैचेस बनते हैं 24 आवर्स में. एवरी हाफ एन आवर एक एक बैच बनता है, और बैच का मतलब है बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को क्लब करके एक साथ जो है नेट सेटलमेंट किया जाता है. उनका एक साथ उसको क्लब करके उन्हें प्रोसेस करने के इस चीज को हम नेट सेटलमेंट कहते हैं. तो ये किया जाता है. बट आरटीजीएस में ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जहां पर आपका 1 to 1 आपने एक ट्रांजैक्शन किया तो वो एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट किया तो वो एग्जीक्यूट होगा. एकदम फटाफट से कुछ ही मिनट्स में ट्रांजैक्शन आपका एग्जीक्यूट होने लगता है और दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाते हैं पैसे. तो यस, नेट सेटलमेंट होता है एंड आरटीजीएस में ग्रॉस सेटलमेंट. दिस इज राइट. थर्ड क्या है? स्पेसिफिक टाइम के लिए नेफ्ट में जो है पैसे रहते हैं. यस, हाफ एन आवर के लिए आपका जो है डिले हो जाता है. एक्चुअली 2 आवर्स लगते हैं इस पूरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में. देन हाफ एन आवर के लिए आपका जो पैसा है वो एक्चुअली बंद होने लगता है, नेट सेटलमेंट में रह जाता है. बट आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स ऑफ द डे. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो तीनों ही चीजें यहाँ पे सही है. सो डी विल बी द राइट आंसर. आई होप ये क्लियर है. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन द एग्जाम. पिछली बार भी पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करंट अकाउंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ठीक है, करंट अकाउंट के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं. करंट अकाउंट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स. तो करंट अकाउंट के वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बैंक्स का है, बैंक्स एक्चुअली ये करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट वगैरह खोलते किस वजह से हैं और उनको प्रॉफिट कैसे होता है, तो वो चीज अगर आपको पता है, यू कैन आंसर द फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या नहीं, वो आप असेस कर सकते हो. आरबीआई डायरेक्टिव्स प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करंट अकाउंट में नहीं करना है एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई. देन थर्ड पार्टी चेक्स एंड चेक्स विद एंडोर्समेंट कैन नॉट बी डिपॉजिटेड इन द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में चेक्स वगैरह जो है डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज नॉट परमिटेड इन द करंट अकाउंट. यार, करंट अकाउंट ओपन ही हम ओवरड्राफ्ट के लिए मेनली करते हैं, राइट? तो दिस स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. चेक्स नहीं हो सकते, ये भी रॉन्ग है. अब बैंक को नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो वो कमाते ही हैं, तो वो कैसे होता है? लेट्स से देयर इज अ बैंक, यू हैव डिपॉजिट्स हियर, डिपॉजिट्स पे 1 या 2% का इंटरेस्ट दे रहे हैं. अब लोन पे ये लेट्स से 15% का इंटरेस्ट दे रहे हैं. तो ऐसे में 14% इंटरेस्ट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बैंक्स कमा रहे हैं. इस वजह से वी कैन से कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर कोई इंपैक्ट नहीं होता. दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. यहाँ क्या हो रहा है? आरबीआई, यस, आरबीआई ने ये कहा है कि करंट अकाउंट पे यार कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है. तो करंट अकाउंट में जो पैसे जा रहे हैं वो एक्चुअली वेरी लो कॉस्ट मनी प्रोवाइड हो रहा है टू द स्पेसिफिक बैंक. इसी तरीके से सेविंग्स अकाउंट पे 1 to 2% या फिर बहुत ही कम, नॉट एग्जैक्टली 1 to 2 बट बहुत कम इंटरेस्ट जो है दिया जाता है. तो ये इस वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वो कमाते हैं. आई होप दैट इज क्लियर. यस, दिस बी स्टेटमेंट इज राइट, रेस्ट ऑफ ऑल आर wrong statements. ठीक है, तो B will be the right answer. If you have answered B, so the point goes to you, right? Moving on. Question number 10. Consider the following statement artificial intelligence से related, right?
and select the correct. Artificial intelligence means making a software or hardware which is capable of automatically doing things, and that too without any form of human intervention. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे बुक में एक और टर्म को कंपेयर किया गया, दैट इज ऑटोमेशन, राइट। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। क्या डिफरेंस है यार इसमें? तो फर्स्ट थिंग दैट वी कैन सी इज ऑटोमेशन इज समथिंग वेयर इन किसी प्रोसेस को जो पहले मैनुअली किया जाता था, मशीन्स के थ्रू करने का किया जाता है कोशिश, ठीक है। मैनुअल प्रोसेस को वी आर डूइंग दैट विद द मशीन, तो दैट इज ऑटोमेशन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलप करने की कोशिश की, मिमिक करने की कोशिश की जाती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश की जाती है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि रोबोट्स जो है ह्यूमंस जैसा इंटेलिजेंस, ह्यूमंस जैसा बात करे, ह्यूमंस जैसा जो है उनका इंटरेक्शन रहे, तो दैट इज व्हाट वी ट्राई। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो डेफिनेशन आपको दिख रही है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यहाँ पर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो ये एक्चुअली डेफिनेशन है ऑटोमेशन की। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जॉन मैकार्थी, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया। यस, एब्सोल्युटली ये सही है। इसी के साथ एलन ट्यूरिंग जो है, उन्होंने क्या किया था, इस टर्म को पॉपुलराइज किया था अपने पब्लिश्ड जो है आर्टिकल के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस टू एज्यूम कंट्रोल ऑफ प्रोसेस। कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए वो ऑटोमेशन में होता है, राइट, ऑटोमेशन में होता है। एंड लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसेट है नेचुरल इंटेलिजेंस का, दैट इज रॉन्ग। नेचुरल इंटेलिजेंस अलग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग है। जो ह्यूमंस में होती है दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरली ये इंटेलिजेंस जो है होती है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑब्वियसली आर्टिफिशियल, राइट। सबसेट कैसे होगा उसका? सो ये भी गलत है। व्हाट इज राइट हियर? ओनली बी, बी इज द राइट स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, द फैसिलिटी ऑफ अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी वेयर बाय कस्टमर इज अलाउड टू मेंटेन द सेम अकाउंट नंबर, ठीक है। तो इन द बैंक even when he or she moves to another city was finalized on the recommendation। तो जैसे एक बैंक है, आप दूसरे सिटी में मूव कर रहे हो और आपका जो है वहां उस ब्रांच में लेट्स से अकाउंट खुल रहा है, तो सेम अकाउंट नंबर के साथ क्या आप खोल सकते हो वहां पर? तो यस, दैट कैन हैपन। और इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन किसने दिया था? तलवार कमेटी, गोईपोरिया कमेटी, दामोदरन कमेटी या सेकंड नरसिम्हन कमेटी ने किसने रिकमेंडेशन दिया था इससे रिलेटेड, राइट। तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग मच टू डिस्कस हियर। सो सी इज द राइट आंसर, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि दामोदरन कमेटी जो है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जब पोर्टेबल हो जो अकाउंट नंबर है, सेम अकाउंट नंबर यूज करके मैं दूसरे सिटी में भी अपना जो अकाउंट से यूज करना चाहता हूँ, तो यस, दैट कैन बी डन। 12th क्वेश्चन आपके सामने। आई होप यू ऑल आर आंसरिंग द क्वेश्चंस और आप अपना स्कोर भी नोट डाउन करते जा रहे हो। प्लीज डू दैट। अगर आपको करोगे ओनली देन दिस विल बी फ्रूटफुल। एज पर डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई, सेविंग्स अकाउंट इन द सोल नेम ऑफ माइनर टू बी ऑपरेटेड बाय द माइनर कैन बी ओपन। तो सेविंग्स अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं माइनर्स के लिए। तो अलग अलग टाइप्स के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया इन द बुक। तो माइनर्स के लिए जो ओपन किया जाता है, मिनिमम एज लिमिट ऑफ माइनर इस केस में क्या होता है? मिनिमम एज लिमिट क्या है? उससे कम के माइनर के लिए इंडिपेंडेंटली सोली माइनर जो है उस अकाउंट को ओपन कर सकता है क्या? 10 ईयर से 12 ईयर से 16 या 18 ईयर, इसमें से कौन सा जो है मिनिमम एज है वो पूछा जा रहा है। सो ऑब्वियसली वी नो द करेक्ट आंसर हियर इज 10 ईयर्स। ओके, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगेन। तो माइनर्स अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं उनके खुद के नाम पे, तो 10 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। अब इसी के साथ में वी कैन ऑल्सो फ्रेम दिस क्वेश्चन, जो कि मैं पूछ सकता हूं आपसे कि अगर कोई माइनर है जो कि 14 ईयर्स से कम का एज का है, तो ऐसे माइनर के लिए एक लिमिट है, देयर इज वन लिमिट ऑफ द अमाउंट जो उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस के रूप में बैठ सकता है। मैक्सिमम लिमिट है, तो उतना उससे ज्यादा नहीं हो सकता उसके अकाउंट में। तो वो कितना है? 14 ईयर्स से कम के माइनर्स के लिए। 14 ईयर्स से ज्यादा वालों के लिए तो चलो देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि कितना अमाउंट बैलेंस में रह सकता है, ज्यादा अकाउंट कितना भी हो सकता है, जैसे हमारे अकाउंट में कितना भी बैलेंस हो सकता है। बट 14 ईयर्स से कम के जो लोग हैं उनके लिए देयर इज ए लिमिट। वो लिमिट क्या है? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस वन ऑल्सो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 13, द बिगिनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया डेट्स बैक टू द ईयर 1980। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो 1980 को डेट बैक कर रहा है। एंड इंडिया में अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और उसे हम सेंट्रल कार्ड कह रहे हैं।
तो ये कौन से बैंक ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था वो पूछा जा रहा है। इज इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज फ्रॉम द नेम ऑफ द कार्ड इटसेल्फ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हुम, yes, by Central Bank of India, which is C is the right answer in this case. Moving on to question number 14. NEFT is a nationwide payment system facilitating one-to-one funds transfer and operates on a dash. ये कौन से बेसिस पे ऑपरेट करता है? अभी हम नेफ्ट आरटीजीएस का डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल होना चाहिए आपके लिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, फिर आप चेक कर सकते हो। सो व्हाट इज द ऑप्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन होता है या फिर डिफर्ड नेट सेटलमेंट होता है, नियर फील्ड है, पुश पुल इंटरऑपरेबल वे में सेटलमेंट होता है। तो ये वाला तो बहुत ही अजीब सा ऑप्शन है, बट देन यस, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन आरटीजीएस में होता है जहां पर ग्रॉस सेटलमेंट होती है, नेफ्ट में नेट सेटलमेंट होती है। सो दिस इज नेफ्ट, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन किस में होती है? किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में नियर फील्ड कम्युनिकेशन होती है? कार्ड्स में होती है, राइट। तो वी हैव एन आइडिया ऑन दैट, सो बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन 15th क्वेश्चन यहाँ पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड कमिटी ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड 1994 में ये जो है कमिटी बनाई गई थी। तो वो किनके चेयरमैनशिप के अंडर ये कमिटी बनाई गई थी? इज इट आबिद हुसैन, जेम्स राज, WS सारफ या फिर दीपक पारेख? किनमें से किनके अंडर ये कमेटी बनाई गई थी? एंड इफ यू रिमेंबर कि ये जो कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के बाद कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? इज WS सारफ, सी इज द राइट आंसर हियर, राइट। तो यू कैन सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो और मैंने पूछा था। तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी का शुरुआत हुआ था आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ WS सारफ कमेटी, और सी रंगराजन कमेटी ने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का फंक्शनिंग किस तरीके से हो रहा है उसे असेस किया था, right? So you need to remember that also. Moving on, the cutoff limit for invoking penal provision in respect of willful defaulter, right? तो लोन जो है वो रीपे यानी कि वापस करना, उसको डिफॉल्ट नहीं होने देना, दिस प्रोसेस हैज टू बी डन। जो भी लोग लोन लेते हैं दे हैव टू रिटर्न इट, बट मोस्टली डिफॉल्ट हो जाता है। तो इसके रीजंस जो है हमारे बुक में असेस किए गए हैं मॉड्यूल बी में। तो वो रीजंस कई टाइप्स के हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा वेरी होना इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट हैज बीन साइटेड, और इसमें ये कहा गया 2 तरह के डिफॉल्ट हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा वेरी हो रहा है तो एक जेन्युइन डिफॉल्ट हो सकता है, जेन्युइन हो सकता है, ठीक है। जेन्युइन डिफॉल्ट हो सकता है जहां पर एक्चुअली ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए, लेट्स से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई फैमिली में एंड यू आर अनएबल टू पे द लोन, दैट इज अ जेन्युइन डिफॉल्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 तरह के डिफॉल्ट, वन इज जेन्युइन, द अदर इज द विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल का मतलब है द पर्सन इज एक्चुअली केपेबल, आप केपेबल हो उस लोन को रीपे करने के लिए, बट यू आर नॉट रीपेइंग इट, दैट इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्ट। तो ऐसे विलफुल डिफॉल्ट में ये कहा गया है कि 2 तरह की चीजें की जा सकती हैं। पहला तो फंड्स को आप डाइवर्ट कर सकते हो, दूसरा आप साइफनिंग ऑफ फंड्स कर सकते हो। फंड्स डाइवर्ट करना यानी कि आप फंड्स एक्चुअली जहां पर देने आपको लोन रीपे करना, यू आर नॉट डूइंग दैट एंड यू आर डाइवर्टिंग द मनी। साइफनिंग यानी कि ऐसे प्रोसेसेस के लिए आप यूज कर रहे हो मनी को जो एक्चुअल जो है रिलेटेड नहीं है विद द पर्टिकुलर इवेंट ऑफ लोन टेकिंग, या फिर लेट्स से होम लोन आप लेके कुछ और चीज के लिए यूज कर रहे हो, होम नहीं खरीद रहे आप व्हीकल खरीद ले रहे हो, तो दैट इज अ थिंग। तो ऐसे में क्या होगा, विलफुल डिफॉल्ट उसे कहा जाता है। तो विलफुल डिफॉल्ट वाले जो केसेस है इसमें बैंक्स एक्चुअली एक पीनल प्रोविजन कर सकते हैं, यानी कि वो कोर्ट केस कर सकते हैं कि विलफुल डिफॉल्ट है और ये पर्सन पैसे वापस नहीं कर रहा। तो ये जो पीनल प्रोविजंस हैं वो करने के लिए लिमिट क्या है, अमाउंट की लिमिट क्या है, देयर इज अ कट ऑफ लिमिट, उसके ऊपर ही अगर होगा देन ओनली ये कोर्ट केस जो है किया जाएगा। तो वो लिमिट क्या है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, 25 लाख रुपीस, ठीक है। 25 लाख रुपीस इज द कट ऑफ लिमिट। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इन द एग्जाम। 17th क्वेश्चन आपके सामने, डैश मीन्स एनी पर्सन हु एस्टैब्लिशेस और प्रमोट्स अ स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, ठीक है, या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल भी इसे कहा जा सकता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV।
राइट। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल को एस्टैब्लिश किया जाता है, एंड ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को कौन एस्टैब्लिश करता है, इस तरीके से कहा जा रहा है। तो दिस थिंग इज रिलेटेड टू, जैसे ही आप ये पढ़ो आपको याद आना चाहिए कि ये सिक्योरिटाइजेशन का जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है उससे रिलेटेड है। सिक्योरिटाइजेशन में ऑब्वियसली क्या होता है, लोन्स को पूल किया जाता है, पूल ऑफ लोन्स, बहुत सारे लोन्स जो है उन्हें पूल किया जाता है, फिर इन लोन्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू व्हाट, इनटू सिक्योरिटीज, और ये लोन्स जो सिक्योरिटीज में कन्वर्ट होते हैं वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू होता है, राइट। ये सिक्योरिटी रिसीट्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड दैट इज द स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल इज अ कंपनी एक्चुअली जो इस पर्टिकुलर लोन जो कि पूल किया गया है, सारे लोन्स को पूल करना एंड उन्हें सिक्योरिटी रिसीट्स में कन्वर्ट करना, उन्हें रीपैकेज करना और फिर सिक्योरिटी रिसीट में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो ये एसपीवी को एस्टैब्लिश करने वाले उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, देयर आर डिफरेंट नेम्स। तो ये जो है लेट्स से दिस इज अ बैंक, और ये बैंक अलग अलग बैंक्स है, सभी ने अलग अलग लोगों से लोन ले रखे हैं। तो लेट्स से मेरे से लोन ले रखे, मैंने लोन लिया है बैंक से, बैंक ने लोन नहीं लिया, बैंक से लोन लिया गया है, सुरेंद्र ने लोन लिया है, राइट। तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति एक्चुअली लोन ले रहा है बैंक से उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लाइजर। सिक्योरिटाइजेशन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बैंक से, तो इस वजह से बैंक या फिर जो भी लोन एक्चुअली दे रहा है उसे ओरिजिनेटर कहते हैं, और ये एसपीवी को एस्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति को स्पॉन्सर कहते हैं। ठीक है, हु हैज एस्टैब्लिश्ड एंड हु इज स्पॉन्सरिंग इट, उसे स्पॉन्सर कहते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन एसपीवी से रिलेटेड है, तो ए विल बी द राइट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 18, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया विद रेफरेंस टू द बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, स्मॉल अकाउंट जो होते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पर पूछा गया है। Aggregate of all withdrawals and transfers in a month does not exceed rupees 10,000। 10,000 से ज्यादा जो है withdrawals और transfers BSBDA अकाउंट से उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Foreign remittance cannot be credited to small accounts without completing normal KYC formalities। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फॉरेन रेमिटेंस जो है वो स्मॉल अकाउंट्स में हम नहीं लेकर आ सकते। तो BSBDA स्मॉल अकाउंट की यहाँ पे मेनली बात की गई है। तो वी नो कि जब KYC सही से नहीं होता है तो वी कॉल इट अ स्मॉल अकाउंट। ओके, अब स्मॉल अकाउंट्स कैन ओनली बी ओपनड एट CBS linked branches of banks and small accounts are valid only for a period of 12 months initially। राइट, तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है, तो सबसे पहले BSBDA क्या है, ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर अकाउंट को रिप्लेस कर रहा है और RBI के द्वारा लाया गया इनिशिएटिव है। तो ये नो फ्रिल्स अकाउंट को रिप्लेस कर रहा है। व्हाट इज अ नो फ्रिल्स अकाउंट? नो फ्रिल्स अकाउंट क्या होता है दोस्तों? नो फ्रिल्स अकाउंट इज अकाउंट जहां पर आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना, दैट्स कॉल्ड अ नो फ्रिल्स अकाउंट। तो ऐसे अकाउंट में इफ द KYC इज नॉट प्रॉपर, अभी तक हुई नहीं है, तो स्मॉल अकाउंट। तो एग्रीगेट यहाँ पर जो है पर मंथ 10,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। यस, तो यहाँ पे पूछा गया सही स्टेटमेंट्स क्या है। फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिटेड, ये भी है। स्मॉल अकाउंट्स कैन ओनली बी ऑपरेटेड। CBS लिंक्ड जो है, CBS क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। और इफ यू नो कि RBI का कोर बैंकिंग सोल्यूशन का नाम क्या है, प्लीज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो CBS लिंक्ड ब्रांचेस में ही होता है ये। स्मॉल अकाउंट्स आर वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इनिशियली 12 मंथ्स के लिए ही ये स्मॉल अकाउंट्स वैलिड है, क्योंकि KYC हुआ नहीं है और आप हमेशा के लिए तो इस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकते विदाउट डूइंग KYC, तो ओनली लिटिल टाइम के लिए वो वैलिड होता है। तो दिस, yes, all the four are correct and so C, all are correct is the right answer। राइट, अगेन ये फैक्ट्स है एंड आई होप आपको BSBDA का मीनिंग समझ में आ गया, स्मॉल अकाउंट का भी मतलब आपको समझ में आ गया। स्मॉल अकाउंट इज नो प्रॉपर KYC, प्रॉपर KYC, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है अभी तक, फिर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट दैट विल बी टेम्पररी। कितना टाइम के लिए? 12 मंथ्स। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स अगेन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। 19th क्वेश्चन आपके सामने, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Abraham Maslow's मोटिवेशन थियोरी। तो मोटिवेशन थियोरी का यूज करके व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर, इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया है। तो मोटिवेशन थियोरी तो जो Abraham Maslow की है उसे एक्सट्रापोलेट करके बैंक रिटेल प्रोडक्ट से लिंक किया गया है हमारे बुक में, तो वो बहुत ही क्लियरली दिया गया है। एंड इस पर्टिकुलर थियोरी की अगर हम बात करें, देयर आर 5 लेवल्स इन दिस थियोरी। फिजियोलॉजिकल लेवल्स हैं, देन वी हैव सिक्योरिटी, सोशल लेवल है, देन एस्टीम लेवल है,
देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल है, राइट। तो देर आर 5 लेवल्स और ये ईच एंड एवरी लेवल जो है वो हायरार्चिकल वे में आगे बढ़ता है, यानी कि आपका अगर फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाएगा तब आप सिक्योरिटी नीड्स जो है फुलफिल करने आगे बढ़ोगे। तो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मोटिवेशन थियरी मैस्लो ने दी थी। अब इसे आगे जो है एक्स्ट्रापोलेट किया गया रिटेल प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में इनमें से कौन सा रिटेल प्रोडक्ट एक्चुअली आएगा, राइट। तो ये चीज पूछी जा रही है। तो वी कैन सी पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये एक्चुअली फिजियोलॉजिकल बेसिक रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है इसे, बेसिक नीड है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो इस वजह से फिजियोलॉजिकल नीड्स में पर्सनल एक्सीडेंट कवर विल कम। अब ये सिक्योरिटी नीड्स में आ गया, राइट, सेकंड वाला। और ये जो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सोशल नीड्स में आ गया, क्योंकि यूलिप जो है कई बार बड़े किसी काम के लिए थोड़े जो है प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। सोशल नीड्स आर वी आर नॉट जस्ट थिंकिंग फॉर आवरसेल्फ, वी आर थिंकिंग फॉर आवर फैमिली एंड एवरीवन। सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग हमारे जो है क्लासिफिकेशन है। एंड यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल नीड पूछा गया, सो द आंसर हियर इज ए। एंड मैस्लो की ये थियरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वी हैव सीन फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। 5 लेवल्स, एक लेवल ऑफ नीड्स आपके रोटी कपड़ा मकान का नीड कंप्लीट होगा तब आप सिक्योरिटी की सोचोगे, ओके तब आप अच्छे घर में रहने की सोचोगे, तब आप सोचोगे कि हाँ मुझे गेटेड जो सोसाइटी है उसमें रहना है, राइट। तो दैट इज द थिंग। तो ये मैस्लो। देन यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपके देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आ जा रहा है। कोर सेविंग्स, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और हाउसिंग लोन्स, ये 3 चीजें। अगर मकान चाहिए, हाउसिंग लोन इज इंपॉर्टेंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए, एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो यहाँ पे आ जा रहे हैं। These are the things, okay? So और बाकी भी क्लासिफिकेशन आपको दे दिया गया है प्रोडक्ट्स का, you can go through। 20th क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। यू कैन जस्ट गिव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एंजॉयड दीज क्वेश्चंस टिल नाउ। इंडिविजुअल हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 40 लाख फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन। तो कस्टमर सेगमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम ये कहते हैं कि कस्टमर्स के लिए रिटेल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो रिटेल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर सेगमेंटेशन। और कस्टमर सेगमेंटेशन कौन से पर्टिकुलर जो पैरामीटर के बेसिस पे होता है, कस्टमर्स को सेगमेंट यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और उनके लिए अलग अलग रिटेल प्रोडक्ट्स जो है डिजाइन किए जाते हैं। तो कस्टमर को सेगमेंटेशन कौन से पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पे किया जाता है, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम के बेसिस पर कस्टमर सेगमेंटेशन किया जाता है। एंड यहाँ पे पूछा गया है अगर किसी की इनकम एनुअली जो है 40 लाख हो गया, एनुअल इनकम 40 लाख की है, तो वो क्या कहलाएगा। तो मास मार्केट है या फिर सुपर एफ्लुएंट है, मास एफ्लुएंट है, हाई नेटवर्थ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आई थिंक 20 to 50 lakhs that comes under mass affluent, 20 to 50 lakhs that comes under mass affluent, 20 to 50 या 20 to 40। तो यहाँ पर आपका जो है 40 lakhs वाला ब्रैकेट आ रहा है। सो सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से कस्टमर्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। क्लासीफाई करने के बाद हम क्या कह सकते हैं, जितना भी इनकम होगा उसके हिसाब से उसे जो है कस्टमर को रिटेल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जो कि लो इनकम वाले हैं, दे आर नॉट गोइंग टू टेक अ करंट अकाउंट क्योंकि उनका बिजनेस नहीं होगा। तो लो इनकम वालों को सेविंग्स अकाउंट, छोटे इंश्योरेंस वगैरह ये सब जो है बेचे जाते हैं। तो दैट इज द थिंग। तो 2 to 10 क्या है, मास मार्केट है। 10 to 50 इज मास एफ्लुएंट, 50 to 400 इज सुपर एफ्लुएंट, हाई नेटवर्थ। ये थोड़ा सा याद रख लेना, 400 to 4000 लाख जिसका मंथली एनुअल इनकम है। तो इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है। 21 क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द 2-in-1 अकाउंट इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 2-in-1 अकाउंट से रिलेटेड पूछा गया है। पहली चीज क्या है, इट ऑपरेट्स ऑन स्वीप बैक्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस इन विच द लास्ट डिपॉजिट इज ब्रोकन टू मीट द शॉर्टफॉल इन द ऑपरेटिंग अकाउंट। कंफ्यूजिंग है बट अगर आपको 2-in-1 अकाउंट क्या होता है समझ में आ गया, देन यू कैन आंसर। दिस प्रोडक्ट इज नेम्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट बैंक्स। दीज अकाउंट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी बट आर लो ऑन रिटर्न्स, ठीक है। तो 2-in-1 अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, तो ये अकाउंट ऐसा है जहां पर दो चीजें, दो टाइप के हमारे जो डिपॉजिट्स हैं। व्हाट आर द 2 kinds ऑफ डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट एंड द अदर वन इज अ टाइम डिपॉजिट, है ना। तो दोनों के एडवांटेजेस क्या है,
डिमांड डिपॉजिट का एडवांटेज क्या है कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, यानी कि आप जब भी चाहो फटाफट से अपने पैसे यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर मैं एफडी आरडी के पैसे पूछ लूँ तो आपको ट्रांसफर करने में हिचकिचाहट होगी, देयर इज अ प्रोसीजर, एकदम ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते पैसे, बिकॉज इंटरेस्ट आपका लॉस हो रहा है वहां पर। ओके, तो वो इंटरेस्ट लॉस होने का ऑथराइजेशन भी आपको बैंक को देना होगा, तो थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, डिले होता है। तो टाइम जो डिपॉजिट है इसमें क्या एडवांटेज है, लिक्विडिटी तो नहीं है, बट यहाँ पर एडवांटेज होता है हाई इंटरेस्ट रेट का, हाई इनकम का। बट डिमांड वाले में यू गेट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, यानी कि लो इनकम हो रहा है। ओके, वी नो दिस ऑलरेडी। तो दोनों के जो एडवांटेजेस हैं उनको मिलाकर एक अकाउंट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द 2-in-1 अकाउंट। 2-in-1 अकाउंट में क्या होता है, आपका दो टाइप के जो अकाउंट से उन्हें लिंक कर दिया जाता है। वन लेट्स से इज द सेविंग्स अकाउंट एंड द अदर इज द एफडी। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट आपका मोस्टली ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहां पर आपका कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है आपको, लेट्स से 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें 10,000 मेंटेन रहेगा, राइट। कैसे मेंटेन रहेगा, लेट्स से आपने 10,000 रुपीज यहाँ पर डाले और एफडी में लेट्स से 10,000 रुपीज डाले, तो ये एफडी 10,000 रुपीज वाला उसको या तो एक एफडी या फिर नंबर ऑफ एफडीज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो लेट्स से सेविंग्स अकाउंट से आपने पैसे निकाले और ये 10,000 में से निकल के 9,000 हो गया ये, तो ये मिनिमम बैलेंस है, ये इसमें नहीं है। तो क्या होगा, फटाफट से एफडी जो थी वो लास्ट जो एफडी बनी है वो टूटेगी। लेट्स से 1,000 रुपीज की एफडी बनाई गई है, तो लास्ट जो 1,000 वाली एफडी बनी है वो एफडी तोड़ के यहाँ सेविंग्स अकाउंट में वो पैसे 1,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होगा, 10,000 होंगे एंड एफडी यहाँ पे तोड़ दी गई है एक। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो है मूवमेंट ऑफ मनी होता है, इसे हम स्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे स्वीप कहते हैं। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होता है। अभी लेट्स से सेविंग्स अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ गए, तो ये आप एक पर्टिकुलर लिमिट दे देते हो कि यार 50,000 से ज्यादा मनी होगा तो एफडी में डाल देना, तो वो लिमिट के ऊपर जैसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1,00,000 रुपए, तो 50,000 विल गो एंड बी सेव्ड एज एफडी एंड रिमेनिंग 50,000 आपके अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में अवेलेबल रहेगा। तो ऐसे दो अकाउंट्स को जोड़कर दोनों को लिंक जब किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द 2-in-1 अकाउंट। तो ये 2-in-1 अकाउंट लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होता है। यस, लास्ट वाला जो एफडी बना है वो फर्स्ट ब्रेक होके सेविंग्स अकाउंट में जाएगा। स्वीप्स होते हैं, यस, प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से नेम्ड है। हाँ, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दीज अकाउंट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी बट आर लो ऑन रिटर्न्स। रिटर्न्स यानी कि हाई जो इंटरेस्ट रेट है वो लो मिल रहा है, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज रिटर्न्स भी हाई होते हैं, लिक्विडिटी भी हाई होती है, दोनों ही चीजें होती है। बिकॉज यहाँ पर एफडी भी तो ओपन है आपका, तो एफडी से आपको हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट से आपको हाई लिक्विडिटी मिल रही है। ओके, तो दैट इज द थिंग, दैट इज वाई लास्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। दोनों चीजें आगे के जो है दो स्टेटमेंट सही है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, एजुकेशन लोन्स अप टू डैश आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट गारंटी कवरेज। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग मच टू डिस्कस। क्रेडिट गारंटी कवरेज के लिए एजुकेशन लोन्स कितना अमाउंट तक का जो है दे आर एलिजिबल। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 लाख तक के जो एजुकेशन लोन्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट गारंटी कवरेज स्कॉलरशिप। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। देन मूविंग ऑन, एजुकेशनल लोन अप टू डैश इरेस्पेक्टिव ऑफ सैंक्शनड अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल अमाउंट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। पीएसएल के लिए कितना अमाउंट का एजुकेशन लोन जब दिया जाता है उसे पीएसएल के लिए कंसिडर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द what are the options here, 5 lakhs, 10 lakhs, 15 या 20 lakhs, कितना अमाउंट तक का लोन। इससे कम का दोगे तो that won't be considered PSL, बट उससे ज्यादा, वो या उससे ज्यादा दोगे तो that will be considered PSL। कौन सा है, 10 lakhs। ओके, बी 10 lakhs इज द राइट आंसर। 10 lakhs तक का एजुकेशन लोन दिया गया है तो that will be considered as PSL, राइट। आई होप यू ऑल आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एंड देन चेक करो कि वो सही है या नहीं फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। अब ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा सरफेसी एक्ट से रिलेटेड। व्हाट इज सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, लंबा चौड़ा नाम। ये कहा गया कैन बी इनिशिएटेड ओनली इफ द लोन अकाउंट, लोन अकाउंट के कुछ कंडीशंस होते हैं, तो लोन अकाउंट उन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहा है ओनली देन सरफेसी एक्ट के अंडर आप जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो। क्या है सर ये सरफेसी एक्ट और क्या प्रोसीडिंग्स है, तो जैसे किसी ने लोन ले रखा है, मैंने लोन ले रखा है, सुरेंद्र मैंने लोन ले रखा है, तो ये जो लोन है मैं लौटा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग इट बैक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे एनपीए
होने लग रहा है एंड आगे के स्टेजेस, तो ऐसे में बैंक विल वांट कि वो लोन के अमाउंट को रिकवर करे। तो बैंक क्या करेगा, अप्रोच करेगा इनिशियली, तो पूछेगा दे दो वापस, ये वो एजेंट्स वगैरह जाएंगे, फिर भी नहीं दे रहे हैं तो दे हैव टू गो द लीगल वे। तो ये लीगल वे में जब जा रहे तो सरफेस एक्ट प्रोवाइड्स द प्रोविजंस। तो सरफेस एक्ट के अंडर बैंक्स या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इस तरीके से प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो लॉस हो गया, पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, बैंक्रप्सी दिखा दी अपनी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सरफेस एक्ट के तहत दे कैन मूव अहेड, राइट। तो दैट इज सरफेस एक्ट। कैसे कैसे क्या कर सकते हैं ये लोग, तो जो लोन है उसे सिक्योरिटाइज किया जा सकता है, तो लोन के सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया, लोन को रिकंस्ट्रक्ट रिशेड्यूल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है चलो 100 इतना नहीं 100 रुपए लोन लिए हैं तो 75 रुपीज दे दो, तो रिकंस्ट्रक्ट या फिर रीशेड्यूल उसे चेंज थोड़ा सा किया जा सकता है। एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अब लेट्स से ये जो लोन है उसका कुछ कोलेटरल अटैच्ड है लोन के साथ, तो उस पर्टिकुलर कोलेटरल को आप यूज कर सकते हो उसमें से पैसे निकाल, लोन का अमाउंट निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल लोन लिया हुआ है तो व्हीकल जो है उसके साथ कोलेटरल हो गया, तो जब आप लोन नहीं देते हो तो आपका व्हीकल जब्त कर लिया जाता है बैंक के द्वारा, तो वो हो सकता है। तो उसको एनफोर्स करने के लिए राइट्स जो है ये एक्ट दे रहा है। तो दिस इज व्हाट दिस एक्ट इज, एक्ट के प्रोविजन। इसके साथ साथ एक्ट का ये भी प्रोविजन है कि सेंट्रल रजिस्ट्री बननी चाहिए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, सारा इंफॉर्मेशन डेटा जो है कहाँ जाएगा, ये एक सेंट्रल रजिस्ट्री में एक्चुअली जाएगा। तो दैट शुड ऑल्सो बी देयर। 4 चीजें इस एक्ट के तहत लाने होंगे। अब ये जो लोन है सरफेस एक्ट के तहत अगर आप प्रोसीडिंग करना चाहते हो तो लोन के कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या है वो, लोन अकाउंट मस्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीए बैक्ड बाय सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी डेफिनेटली होनी चाहिए, ओनली देन सिक्योरिटाइजेशन और ये एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होगा, वो एनपीए क्लासिफाइड होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग अकाउंट में इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अप्लाइड शुड बी मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा जो है वो पर्टिकुलर अकाउंट में होना चाहिए। इंटरेस्ट जो अक्योर हो रहा है उसका अमाउंट यहाँ पर बताया गया है, इंटरेस्ट जो आ रहा है उसका अमाउंट बताया गया 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है 10% ऑफ और अबव ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट यानी कि जो भी पैसा अभी वापस आना है उसका कुछ किस्त तो पहले दे चुका होगा, कुछ इंस्टॉलमेंट्स दे चुका होगा, अब जितने भी इंस्टॉलमेंट्स बचे हैं दो शुड बी 10% और मोर, ये चीज कहा जा रहा है। देन ऑब्वियसली क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स, कौन सा कंडीशन, डॉक्यूमेंट शुड बी एनफोर्सेबल एंड अनएक्सपायर्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 9 मंथ्स। तो यहाँ पर कई जो यहाँ पर ऑप्शंस है उनमें गड़बड़ी है। पहला वाला सही है कि एनबीए बैक्ड बाय सिक्योरिटी, सो ए शुड बी द राइट आंसर हियर। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 2 लाख कहा जा रहा है, तो ये 2 लाख नहीं 1 लाख है एक्चुअली, ओके। एंड आउटस्टैंडिंग जो रीपेमेंट है, कितना अमाउंट बचा, लेट से 100 रुपीज लोन में लिया गया है और वापस जो है आपको 100 रुपीज करना है, तो इसमें से अगर आपका ये कहा जा रहा है कि 80 रुपीज वापस कर दिया गया है, 20 रुपीज बचा है, तो यू कैन इनिशिएट सरफेसी, या फिर 20 से ज्यादा भी बचा है 30 40 ऐसे, बट 20 से कम है तो यू कैन नॉट इनिशिएट सरफेस, यानी कि यहाँ पर 10% नहीं 20% इज द राइट आंसर, 20% होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ला रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर होने वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स का मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, उसके बाद ही वो एक्सपायर होंगे, नॉट 9 मंथ्स। तो ये तीनों गलत है। व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, ए, ओके। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्टलेस कार्ड इज अ फास्टर वे टू पे विद अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड फॉर परचेजेस अंडर डैश एट पार्टिसिपेटिंग स्टोर्स। तो बिना कॉन्टैक्ट के आप जो है कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स है इनका एक लिमिट है पेमेंट का, ऐसा नहीं कि पर ट्रांजैक्शन बहुत सारा जो है पेमेंट कर दो। क्या लिमिट है पर ट्रांजैक्शन, तो इट इज 2000, 5000, 3 या 1000। सो वी नो अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर हियर इज बी 5000। आई होप यू हैव आंसर्ड दिस वन करेक्ट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। 26th question. In the present banking scenario with intense competition between public, private and foreign for a large market share, a bank with a higher CASA, CASA कौन है यहाँ पर बताओ, यस करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट का जो रेशियो है टोटल डिपॉजिट्स में, तो कई सारे डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं। वन ऑफ द काइंड इज अ टाइम डिपॉजिट एंड द अदर इज द करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट। तो कहा जा रहा है कि टोटल डिपॉजिट में से जो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट हैं उनका रेशियो कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग, तो दैट शुड बी अराउंड 35%, ठीक है 35% और मोर। तो यहाँ पे क्या है 15, 25, 25
एंड 35, तो 35 और मोर, डी विल बी द राइट आंसर। आई होप यही तो सही किया है हमने, राइट। 27th, मैक्सिमम बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ माइनर अकाउंट शुड नॉट एक्सीड एट एनी टाइम। ये जो है मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। तो एक माइनर का जो अकाउंट है, अगर वो माइनर 14 ईयर्स से लेस है, 14 ईयर्स से कम का वो माइनर है, तो ऐसे में उसके अकाउंट में कितना अमाउंट मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ए 1 लाख रुपीस। हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। 28, for savings bank deposit over dash, a bank may provide differential rate of interest if it so chooses, subject to the condition that the bank will not discriminate in the matter of interest paid। ठीक है, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट में बैंक क्या कर रहा है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंक में जब आप पैसे डाल रहे हो, तो पैसे डालने पर आपको थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, चलो 200-300 रुपए जो भी है, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू गेट सम इंटरेस्ट, या फिर क्वार्टरली या फिर अलग अलग टाइम पे। तो ये जो इंटरेस्ट आ रहा है आपको, वो उसका रेट जो है वो वेरी कर सकता है या फिर फिक्स्ड हो सकता है। तो वेरी कब करेगा, 1 लाख से ज़्यादा अगर होगा वो जो भी अमाउंट है आपका अकाउंट में, देन वो वेरिएबल डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट होगा। अगर 1 लाख से कम है तो देन इट विल बी फिक्स्ड। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ भी यही पूछा गया कि कितना अमाउंट है जिससे कम होने पे वो फिक्स्ड होगा, जिससे ज्यादा होने पे वो इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा। वेरी होता है बेस्ड अपॉन द अमाउंट। तो द कट ऑफ इज 1 लाख। 29th, मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू इज अ कंबाइंड एवरेज इन कस्टमर्स डैश। ठीक है, मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू की जब हम बात करते हैं, तो एक्चुअली अगर हम बैंक्स की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर जो है क्वांटिटी एसेस करते हैं। तो वो देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के सेविंग्स अकाउंट में कितना कितना बैलेंस है, तो उसके लिए एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो उसे एमएवी या मिनिमम एवरेज कहा जाता है। तो ये जो मिनिमम एवरेज है वो कैलकुलेट किस बेसिस पे कर रहे हैं, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में आपके बैलेंस कितने हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी। तो सेविंग्स अकाउंट में कितने कितने पैसे, उसके बेसिस पे ये चीज कैलकुलेट होती है, राइट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू क्या होता है। तो मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप एक्चुअली सिर्फ सेविंग्स अकाउंट नहीं, तो लेट्स से मेरा अकाउंट खुला हुआ है बैंक में और मैंने सिर्फ सेविंग्स अकाउंट खोल रखी होगी, क्या मैंने एफडी भी करा रखा होगा, आरडी भी करा रखा होगा, तो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस के बेसिस पर आप ये असेस करो कि कितना जो है कस्टमर का बैंक से रिलेशनशिप है। दैट इज नॉट करेक्ट। So you have to consider savings account का balance, you have to consider the balance which is there in the FD also। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट के साथ में एफडी के बैलेंस को भी कंसिडर किया जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं, उस कैलकुलेशन को मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू। इट इज नॉट जस्ट मिनिमम एवरेज अमाउंट का जो वैल्यू है जो हमारे सेविंग्स अकाउंट में, तो सेविंग्स प्लस एफडी दोनों, तो मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू बी, सेविंग्स एंड फिक्स्ड अकाउंट्स, बी विल बी द राइट आंसर हियर। Question 30, in case of residential mortgage backed securities, minimum retention requirement for the originator shall be dash of the book value of the loans being securitized irrespective of the original maturity। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं कि in the case of residential mortgage backed securities minimum retention requirement, तो जैसे सिक्योरिटाइजेशन होता है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन्स, तो जैसे बैंक है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने 100 रुपए का लोन किसी को दिया, तो सिक्योरिटाइजेशन में बैंक एक्चुअली क्या बनता है, ये ओरिजिनेटर ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन बनता है ना। याद है आपको, इस सेशन के स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं, सुरेंद्र ने क्या लिया है, लोन लिया है, तो ये क्या ऑब्लाइजर बन गया है ना। ऑब्लाइजर यानी कि इज ऑब्लाइज्ड टू पे बैक दैट लोन, बैंक इज ओरिजिनेटर। अब इसने क्या किया, एसपीवी जो है उसमें कई सारे अलग अलग बैंक्स के लोन जो है पूल होते हैं एंड इसे सिक्योरिटाइज किया जाता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ये जो बैंक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सिक्योरिटीज है ये कौन खरीदेगा आगे जाकर, ये सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स खरीदेंगे। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, और ये सिक्योरिटी एक्चुअली किस तरह के लोन के, मॉर्गेज बेस्ड लोन्स के हैं, यानी कि घर खरीदने के लिए लोन लिया गया है, होम लोन्स वाले लोन्स है जो लिए गए। सुरेंद्र ने घर खरीदने के लिए लोन लिया, तो उसे मॉर्गेज बेस्ड कहते हैं।
तो इस तरीके से जो लोन लिया गया है उससे किया गया है सिक्योरिटाइज। अब सिक्योरिटाइज करने पे ये कहा जा रहा है कि बैंक का पूरा 100 रुपीज का जो पूरा लोन है एसपीवी खरीद लेती है और उसे सिक्योरिटाइज कर देती है। तो यहाँ पर बैंक को क्या 100 रुपीज वापस मिल गए, तो बैंक अपना कहता है कि हाँ मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब मुझे कलेक्ट करने का कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरे पैसे मुझे मिल गए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए एक मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये जो सिक्योरिटीज इशू किए हैं उसमें इस पर्टिकुलर बैंक को भी थोड़ा सा जो है कंट्रीब्यूट करना होगा, थोड़ा सा पैसा, थोड़े से सिक्योरिटीज बैंक को खरीदने होंगे। तो वो परसेंटेज कितना है, तो जनरली मॉर्गेज बेस्ड के लिए 5% के सिक्योरिटीज बैंक खुद खरीदेगा। ओके, द ओरिजिनेटर विल बाय। तो ए 5% इज द राइट आंसर। मॉर्गेज बेस्ड में ये है, नॉर्मल लोन्स में अगर वो 24 मंथ से लेस का लोन है तो वैसे में 5% होगा, अगर वो 24 मंथ से ज्यादा का है तो 10% होता है। तो ये चीज है, इस तरीके से वेरी होता है। आई होप मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट बहुत ही ईजी है, आराम से आपको समझ में आ गया, राइट। क्वेश्चन 31। तो आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में कि मैच करो और फिर फटाफट से बताओ। फटाफट से कैसे बताएंगे, टाइम तो लगेगा, है ना। तो मैच करो जल्दी से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी प्रोडक्ट एंड उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हम पढ़ते हैं आरबीडब्ल्यूएम में, उसका डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है ये वाला। तो जस्ट टू मेक यू अवेयर कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आई हैव गिवन दिस। डिमांड डिपॉजिट्स पहला है, देन टर्म, देन रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट इज लाइक टाइम डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है, यहाँ पे देखते हैं, दे आर पेएबल ऑन डिमांड। एब्सोल्युटली डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, दे आर पेएबल ऑन डिमांड। वन से जो भी लिंक्ड है, ए इज लिंक्ड टू वन, वो वाला देखेंगे हम, बाकी सब एलिमिनेट, ठीक है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं। टर्म डिपॉजिट अब क्या है, सेव फिक्स्ड इनकम एवरी मंथ एंड एट द सेम टाइम अर्न इंटरेस्ट, ठीक है। थोड़ा फिक्स्ड इनकम जो है एवरी मंथ सेव करो एंड देन इंटरेस्ट अर्न करो, राइट। तो ये ज्यादा रिकरिंग डिपॉजिट का डेफिनेशन नहीं लग रहा है ना। अब ये पढ़ते हैं, दे आर पेएबल ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड एंड नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट इसे कहते हैं, राइट। तो ये वाला जो है ये टर्म डिपॉजिट का डेफिनेशन है। तो बी इज 3 एंड सी इज 2, तो ये 2 3 रॉन्ग है, 3 2 करेक्ट है। सो डी विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो ऐसे मैच आपको करना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं, सो यू शुड बी रेडी। क्वेश्चन 32 आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बेनिफिट पूछे गए हैं कस्टमर्स के लिए। बैंक्स डू नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट सेव्ड इन करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या कहा गया, बेनिफिट पूछा गया है, वो भी किसके लिए, कस्टमर के लिए बेनिफिट पूछा गया है। हम क्या बोल रहे हैं, बैंक को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना करंट अकाउंट पे, तो ये बैंक का बेनिफिट हो गया, नॉट फॉर द कस्टमर। कस्टमर को क्या मिल रहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यस, बी इज द बेनिफिट। कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट पे मिल रहा है, दैट इज द बेनिफिट फॉर द कस्टमर। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन बाय मिडिल क्लास पीपल, ये तो गलत ही है। मोस्टली कौन ओपन करता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर बिजनेसमैन। इट नीड्स हायर मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, ये तो बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो पर्सन है उसे हायर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है कस्टमर को, उसके लिए बेनिफिट थोड़े है ये, राइट। तो दैट इज व्हाई व्हाट विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। Moving on to question 33, which among the following statement is correct with respect to current account, savings account, deposit? तो CASA डिपॉजिट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बैंक के परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, यानी कि अगर बैंक ऑप्टिमम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो कितना परसेंट होना चाहिए, कितना परसेंट CASA होना चाहिए, 35% और मोर, है ना। तो तब वी कैन से बैंक इज परफॉर्मिंग वेल। तो CASA, यस, इट इज असेसिंग द बैंक का जो परफॉर्मेंस है उसे असेस कर रहा है। बैंक्स अर्न अ गुड नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी ऑन CASA, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड बैंक विद अ हायर CASA रेशियो, जो कि 55% या मोर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 55 नहीं, 35% है ये। तो थर्ड वन इज रॉन्ग, बाकी दोनों सही है। सो 1 and 2 ओनली, ए विल बी द राइट आंसर, इजंट इट। तो आई होप आप वीडियो पॉज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34, प्लीज रीड द क्वेश्चन और ट्राई करिए इसको आंसर करने के लिए। इन करंट अकाउंट्स वेयर देयर आर नो ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली फॉर डैश, उसे इनऑपरेटिव अकाउंट कहा जाता है। करंट अकाउंट अगर कोई भी ऑपरेशन नहीं है, कोई विड्रॉल, कोई किसी तरह का डिपॉजिट, किसी तरह का मूवमेंट, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है करंट अकाउंट में, ऐसे में उसे इनऑपरेटिव कब कहेंगे, कितने साल तक वो ऐसा जो है पड़ा हुआ है तो इनऑपरेटिव कहेंगे। इज इट 1 year, 2 year, 3 year, 5 years? अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या होगा आंसर इसका? यस, इफ यू हैव आंसर्ड बी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों, 2 years इज द राइट आंसर। 35,
विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग सेविंग्स बैंक अकाउंट? बहुत सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है। आई थिंक ये ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन आंसर, इवन दो यू आर वर्किंग इन द बैंक और नॉट। आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट तो होगा ही, आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो दिया होगा, आप प्रूफ ऑफ एड्रेस तो दे रखे होंगे, रीसेंट फोटोग्राफ भी दे रखे होंगे। ऑल द थ्री आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, सो डी इज द राइट आंसर हियर। आई होप इट इज क्लियर। Question 36. Which of the following is correct with respect to opening a savings bank account for a minor? Again, minor related savings bank account open अगर आप कर रहे हो तो which of these is correct? Minor person is a person who has not attained 16 years of age. तो minor actually कौन है? 18 years ना, not 16 years, 18 years. This is not correct. According to Contract Act 1872, minor is not capable of entering into a valid contract. ठीक है? I think that is as per directives of RBI, savings bank account in the sole name of minor to be opened by the minor can be opened provided the minor is 12 years of age. 12 years of age अगर है तो ऐसे में क्या कहा जा रहा है? दिस थिंग कैन बी ओपन। 12 years नहीं 10 years था ना, ये तो 10 years था। एंड ये सेकेंड वाला अगर हम देखें, ही इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ केसेस में माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। जब लाइफ की नेसेसिटी है तो ऐसे में माइनर खुद से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट कंप्लीटली। चेकबुक फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड, यस, माइनर को चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर वो पढ़ लिख सकता है नॉर्मल लैंग्वेजेस तो चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। सो डी इज द राइट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, डी इज राइट। द पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। Moving on to question number 37. Which among the following is not correct with respect to opening savings bank account for illiterate capable of entering into a contract? तो एक illiterate person है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए केपेबल है, यानी कि एज है ठीक ठाक, illiterate यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है। तो ऐसे के लिए ऐसे पर्सन के लिए विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। illiterate person has to provide thumb impression instead of signature. तो नॉर्मली हम सिग्नेचर देते हैं बट illiterate thumb impression देगा, राइट? वैलिड लग रहा है ये, राइट? चेकबुक फैसिलिटी कैन बी एक्सटेंडेड इन अकाउंट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। तो इलिटरेट पर्सन चेकबुक फैसिलिटी जनरली नहीं दिया जाता है बिकॉज इलिटरेट पर्सन मे नॉट बी एबल टू इश्यू द चेक्स। तो जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, हाँ ये किया जा सकता है, ये एक्चुअली नहीं किया जा सकता। चेकबुक फैसिलिटी नहीं देते हैं इलिटरेट्स को, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली वो चेक्स लिखकर जो है देना उसके लिए डिफिकल्ट होता है, राइट? तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पता नशी वुमेन एंड ऑल सब कुछ दिया हुआ है, तो यू शुड वंस गो थ्रू। नेक्स्ट है ब्लाइंड पर्सन से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग ए सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर अ ब्लाइंड पर्सन केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट? पर्सन हैज टू प्रोवाइड थंब इम्प्रेशन इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर, चेकबुक फैसिलिटी कैन बी एक्सटेंडेड, जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपनड फॉर द ब्लाइंड पर्सन, banks should make at least 1/3 of new ATMs installed as talking ATMs with braille keypads. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ब्लाइंड पर्सन का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, सिग्नेचर नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ब्लाइंड पर्सन का थंब इम्प्रेशन प्लस सिग्नेचर दोनों ही चीजें ली जाती हैं, राइट? तो ये दोनों ही चीजें इसीलिए ली जाती हैं, कई बार सिग्नेचर वो क्लेम करते हैं कि मेरा नहीं है या फिर सही नहीं है, और जब वो पढ़ा लिखा है तो आपने थंब इम्प्रेशन क्यों लिया? थंब इम्प्रेशन भी लेते हैं ताकि सेफ साइड रहे और सिग्नेचर भी लिया जाता है, दोनों ही लिया जाता है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया, ए शुड बी द राइट आंसर हियर। चेकबुक फैसिलिटी एक्सटेंड किया जा सकता है ब्लाइंड पर्सन को, यस। जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है, एंड यस आरबीआई ने ये कहा है कि बैंक्स 1/3 जो है ऐसे एटीएम्स खोले जो कि टॉकिंग हो, बात करें, एंड देन दे गिव द इंस्ट्रक्शंस, एंड ऑल्सो ब्रेल कीपैड हो उसमें। ब्रेल कीपैड क्या होता है, थोड़ा रेस्ड कीपैड होता है जिससे 1 2 3 ABCD वो समझ लेते हैं इवन दो दे कैन नॉट सी। क्वेश्चन 39 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर एंड कैलकुलेट द मिनिमम एवरेज बैलेंस। मंथली एवरेज बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ओके? तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 3 दिन के लिए किसी का अकाउंट है, उसका 3 दिन के लिए इनिशियल डेज के लिए फर्स्ट को देखा, और 1 2 3 डेज के लिए 1000 रुपीज अमाउंट था। तो 3 दिन के लिए कंप्लीटली प्रोडक्ट उसे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है 3 डेज, तो कितना आ रहा है, 3000 रुपीज उसके अकाउंट में था। देन नेक्स्ट फोर्थ को देखा तो 1,10,000 रुपए जो है वो बैलेंस अमाउंट था, तो वो 2 डेज के लिए था तो इंटू 2 कर दिया, तो ऐसे सारा 30 डेज का प्रोडक्ट निकाला जाता है एंड उसे ऐड किया जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, टोटल अमाउंट जो उसके अकाउंट में था ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड, उसका एक जो है एस्टिमेट वैल्यू जो है फॉर द एंटायर मंथ आ जाता है।
तो वो कैलकुलेट करने के लिए वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस। अब ये करने के बाद क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम मंथली एवरेज। तो टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल कैलकुलेट करने के बाद यू हैव टू डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ डेज, तब वो एवरेज कैलकुलेट होगा। तो 2479 इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड 80,000 के आसपास जो है वैल्यू आएगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही है, तो व्हाट 249 ये तो नहीं है, 82 यस ये सही होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा आपको जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, और ये 24/30 अगर हम करेंगे तो वो प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको समझ में आया मिनिमम एवरेज बैलेंस क्या होता है, टोटल जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेज जो है उससे एवरेज आई होप आपको पता है, टोटल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो दैट गिव्स यू द एवरेज। तो बाय 30 किया तो 80,000 के आसपास। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है कि इस पर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा मंथली बेसिस पे। तो ये अमाउंट है पूरे साल का, लेट से 3% इंटरेस्ट है पर एनम एनुअली, ठीक है। तो ऐसे में इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, जो भी अमाउंट है इनटू 3% क्या होता है 3/100, और ये क्या एनुअली है तो 1/365 पर डे के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ओके, पर डे के लिए जब कैलकुलेट किया जाता है 1/365 डेज से हम डिवाइड करते हैं क्योंकि ये पूरा साल का है, हमें पर डे के लिए चाहिए तो बाय 365, एंड देन आपका जो अमाउंट आ रहा है दैट इज इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, ये इंटरेस्ट है। ओके, आई होप दैट इज वेरी क्लियर। इस तरह से इंटरेस्ट एंड मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेट किए जाते हैं, एंड बैंक्स इंसिस्ट करते हैं कि थोड़ा मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना चाहिए। मिनिमम पीरियड फॉर अ टर्म डिपॉजिट फॉर बैंक्स, टर्म डिपॉजिट के लिए मिनिमम पीरियड कितना है, 15 लाख के डिपॉजिट अमाउंट जो 15 लाख से उससे अबव होगा, एंड मैक्सिमम पीरियड कितना है 15 लाख से उससे अबव का जो टर्म डिपॉजिट है उसके लिए। तो 15 lakhs या उससे अबव के लिए वी कैन से द मिनिमम पीरियड इज 7 days एंड मैक्सिमम पीरियड कितना होता है 20 years का होता है। ओके, तो दैट इज द थिंग। टर्म डिपॉजिट यानी कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हो मिनिमम कितना, आप 7 दिन के लिए कर सकते हो, मैक्सिमम 20 years के लिए। 50 साल के लिए कर दूंगा फिक्स डिपॉजिट, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, एंड वी कैन वेरी क्लियरली सी कि अगर ये 15 lakhs से अगर हम देखें होगा 15 लाख रुपीस एंड अबव, देन ये मिनिमम 15 लाख से कम का अमाउंट अगर है तो मिनिमम 15 डेज के लिए ओपन किया जा सकता है। एंड ये चीज है अगर नॉर्मली जो है 120 मंथ्स से एक्सीडिंग जो है मैक्सिमम पीरियड नहीं होना चाहिए, ये चीज बताई गई है, यानी कि 10 years। बट अगर 15 लाख से ज्यादा का है देन यू कैन गो फॉर द अदर थिंग, 20 years तक का जो है मैक्सिमम आप जा सकते हो, एंड स्पेशल केसेस में 20 years हो सकता है। नॉर्मली तो 10 years से ज्यादा का एफडी जो है ओपन नहीं कर सकते, 20 years हो सकता है। अगर वो कोर्ट केस हो गया, कुछ हो गया, कोर्ट ने कहा तो 20 मैक्सिमम, उससे ज्यादा कोर्ट भी नहीं कह सकता। दैट इज द थिंग। द इंटरेस्ट पेड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 types। 2 types के फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल एफडी एंड क्यूमुलेटिव। अब इन दोनों को कहा गया कि कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ देम, ठीक है। एफडी क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, ये जो है एफडी आपका आपने ओपन किया 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए ओपन करने के बाद इसका जो इंटरेस्ट है 1 साल के बाद आपके या तो अकाउंट में आ जाएगा, या तो फिर क्या होगा, इसका जो टोटल अमाउंट है वो प्लस जो इंटरेस्ट है ये सब री इन्वेस्ट हो जाएंगे, फिर से एक और एफडी खुल जाएगी इसकी, और इस पर फिर से आपको 1 साल के लिए लेट से ये एफडी खुल गया, 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव हो गया। सिंपल एफडी क्या है, ये हुआ और फिर ये क्लोज होके सारा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ गया, सो दैट इज सिंपल एफडी। तो ये क्या है, किस पर्टिकुलर थिंग के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है, टाइम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम, या फिर टर्म क्या है एफडी का उससे रिलेटेड है, या फिर एक्शन ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। तो एक्चुअली ये टाइम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट पेमेंट कब हो रहा है, 1 साल बाद हो रहा है, या फिर ये इंटरेस्ट पेमेंट री इन्वेस्ट होकर फिर आगे हो रहा है, तो दैट इज द थिंग। सो ए टाइम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया, क्यूमुलेटिव एंड सिंपल एफडी। 42 क्वेश्चन क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस is to be deducted in cases where the total interest paid on time deposit exceeds dash in case age जो people का है वो below 60 years। ओके, TDS जो है डिडक्ट किया जाता है। तो TDS डिडक्ट करने
का मतलब क्या है, जो एफडी या फिर आरडी उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है उस इंटरेस्ट इनकम पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो वो इंटरेस्ट इनकम पे थोड़ा सा आपको जो है रिबेट मिला हुआ है, यानी कि थोड़ा सा कहा गया कि इतना अगर इनकम है इसके अंदर है तो टीडीएस नहीं कटेगा, इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली कटेगा टीडीएस। तो इंटरेस्ट इनकम अगर आपका नॉर्मली 40,000 से ज्यादा हो रहा है 60 ईयर्स से कम एज वाले लोगों के लिए, तो उसमें आपका टीडीएस जो है नहीं कटेगा। 40,000 से ज्यादा हो रहा है तो कटेगा। अब ये 50,000 से ज्यादा हो रहा है फॉर पीपल हु आर 60 या उससे ज्यादा, 60 या 60 प्लस, तो उनके लिए 50,000 लिमिट है, उससे ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। तो ये 60 से कम वालों की लिमिट पूछी जा रही है। 20, 30, 40, 50, व्हाट इज द राइट आंसर? सी, यस, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 43, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। इट एम्स फॉर हाउसिंग फॉर ऑल बाय विच ईयर? कौन से साल तक हाउसिंग फॉर ऑल इसके लिए एम कर रहा है ये? 2020, 22, 27, 2047। तो इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कब तक हाउसिंग फॉर ऑल? सो द मेन एम ऑफ दिस आवास योजना वाज हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। सो बी इज द राइट आंसर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इजर आर नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने पर्सनल लोन से रिलेटेड। दे बेसिकली सिक्योर्ड, ठीक है। पर्सनल लोन्स मोस्टली, पर्सनल लोन जो भी दिए जाते हैं मोस्टली वो अनसिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड नहीं अनसिक्योर्ड होते हैं। पर्सनल लोन्स, पर्सनल काम के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो अनसिक्योर्ड होता है। दे आर बैक्ड बाय पर्सनल एंटरप्राइज गारंटीज ओनली, यस। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ट्रीट कॉशियसली, यस। प्राइवेट बैंक्स एग्रेसिवली मूव करते हैं, यस। प्राइवेट बैंक्स बहुत सारे पर्सनल लोन्स देते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं देते। तो यस, ऑल ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि वो मोस्टली अनसिक्योर्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, ये क्या पूछा गया है? अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंड अलोन रिटेल लोन प्रोसेसिंग मॉडल एंड सेंट्रलाइज्ड रिटेल प्रोसेसिंग मॉडल। तो स्टैंड अलोन रिटेल लोन प्रोसेसिंग मॉडल क्या है? ये दो मॉडल्स हैं जो लोन्स हैं उन्हें जो प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस के बेसिस पर। तो स्टैंड अलोन में क्या होता है, एक ब्रांच जो है अपने लेवल पे लोन को प्रोसेस करता है। सर लोन प्रोसेस करना क्या होता है? तो जैसे आप गए अपना एप्लीकेशन लेके ब्रांच में गए, तो ब्रांच वाले वो एप्लीकेशन देखेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, इनकम देखेंगे आपका, और फिर देखेंगे कि कौन सा पर्पस है, उनसे बातचीत करेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे कि लोन देना है या नहीं, इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, प्रोसेसिंग, राइट। तो ऑल ऑफ दैट इज प्रोसेसिंग। तो ब्रांच लेवल पर अगर हो रहा है तो यस, उसे हम स्टैंड अलोन कहते हैं। अगर वो हो रहा है एट द लेवल ऑफ सम लोन प्रोसेसिंग सेंटर, तो बैंक जनरली क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ब्रांच ले लेते हैं इन अ वेरी प्रॉपर लोकेशन। वहां पर वो ब्रांच का एक ही काम है, लोन को प्रोसेस करना। तो हर एक एरिया से लोन्स का जो प्रोसेसिंग है वो वहां पर ही होता है। ऐसे सेंटर्स को एस्टैब्लिश करते हैं और उन्हें लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स कहते हैं। तो अगर वैसा हो रहा है तो सेंट्रलाइज्ड लोन प्रोसेसिंग, और अगर ब्रांच लेवल पे हो रहा है तो वो स्टैंड अलोन। तो स्टैंड अलोन जो है इसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं होते, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। अच्छा हाँ देख लिया, अच्छा ठीक है, आपको तो मैं जानता हूँ, लोन दे देते हैं इस टाइप का। बट ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे स्टैंडर्ड्स होते हैं, देखा जाता है, क्रेडिट स्कोर देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, कंपैरिजन इनकम का, कैलकुलेशंस। तो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग है उसमें। उसके बेसिस पे ये 3 स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं आपको, आंसर करने हैं। स्टैंड अलोन जो मॉडल है, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होता है इसका? एब्सोल्युटली नॉट, कोई स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच नहीं होता। स्टैंड अलोन ब्रांच लेवल पे हो रहा है, नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड लोन प्रोसेसिंग एज पर द डॉक्यूमेंट्स ओनली। हाँ, यहाँ पर आप जो है सेंट्रलाइज्ड वो सेंटर्स पर जो लोन लेने वाले हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता, डॉक्यूमेंट ही खाली होते हैं उनके सामने, उसके बेसिस पर ही लोन देना है नहीं देना है वो देखते हैं। बट ब्रांच लेवल पर अगर आप ले रहे हो, ब्रांच मैनेजर आपको पता है, वो पता है, तो आपके फेस देख के उसके बेसिस पर आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मिल जाता है। यस, देन सेंट्रलाइज्ड मॉडल प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म, यस, यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ अप्रेजल, यानी कि यूनिफॉर्म तरीका है अप्रेजल का, यूनिफॉर्म तरीके से जो है आपको लोन प्रोवाइड होता है, एंड पूरे स्टैंडर्ड्स है तो यूनिफॉर्म ही रहेगा सब कुछ। 2 and 3 आर करेक्ट, सो बी इज द राइट आंसर एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सारे डिफरेंसेस अगेन आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट गो थ्रू वंस। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्मार्ट कार्ड? स्मार्ट कार्ड से रिलेटेड पूछा गया है।
इट कंप्राइजेस प्लास्टिक कार्ड एम्बेडेड विथ माइक्रो प्रोसेसर चिप और मेमोरी चिप। प्लास्टिक कार्ड जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप या मेमोरी चिप इसमें होता है स्मार्ट कार्ड में। दे आर नॉन रीराइटेबल एंड हैव नो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। तो स्मार्ट कार्ड्स में आप देख रहे हो एक चिप होता है, पहले मैग्नेटिक चिप होता था, अब ये माइक्रो प्रोसेस चिप होता है। तो स्मार्ट कार्ड के ऊपर ही प्रोसेसिंग हो रही है, ऑन कार्ड प्रोसेसिंग इसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, लोकेशंस, कुछ कुछ चीजें उसमें रिकॉर्ड होते जाती हैं, राइट। तो वो प्रोसेसिंग हो रही है, नॉन रिराइटेबल, एंड ये कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट कि कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। तो टू जैसे गलत हुआ, हमारा सही जवाब हो गया सी। टू काइंड्स के होते हैं ये, कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड्स। यस, ये तो हम जानते हैं। तो 1 and 3 इज करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। 47 विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ड्रॉन बाय वन ब्रांच एंड अनदर ब्रांच को जो है मनी ट्रांसफर के लिए यूज होता है। इज इट राइट? बैंक ब्रांच इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक नहीं होता है। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, यस। चेक नहीं होता ऑब्वियसली, तो उसे बैंक ड्राफ्ट क्यों कहा जाएगा फिर? तो यस, वो चेक नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यस। अ बैंक कैन मेक इट्स डिमांड ड्राफ्ट पेएबल टू बेरर। ठीक है, तो पेएबल टू बेरर का मतलब क्या है? जो आप पेमेंट कर रहे हो वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, वो पेमेंट एक्चुअली जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर डिमांड ड्राफ्ट को होल्ड कर रहा है उस पर्सन को दिया जा सकता है। तो दैट इज नॉट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बैंक नोट है, दैट इज पेएबल टू बेरर। बैंक नोट सुरेंद्र लेके जाए या फिर कोई और लेके जाए, वो नोट वो यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये नहीं पूछा जाएगा अरे ये तो तुम्हारा नोट नहीं है, कोई पूछता है आपसे? नहीं। तो वो बेरर, whoever bears the bank note they can use। वैसे ही डिमांड ड्राफ्ट ऐसा नहीं है, जिसके पास है वो यूज कर सकता नहीं, जिसके लिए है उस पर्टिकुलर पर्सन को ही वो पैसे जो है विड्रॉ करने को मिलेंगे। तो ये गलत है। व्हाट इज राइट हियर? ये दोनों चीजें ऊपर की जो है दे बोथ आर करेक्ट। सो 1 and 2 ओनली, ए विल बी द राइट आंसर। 48 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है? ये ऐसे सिस्टम्स है पेमेंट के जो कि आरबीआई के तहत ये ओन एंड ऑपरेट किए जा रहे हैं, ओन एज वेल एज ऑपरेट किए जा रहे हैं पेमेंट सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा अबाउट यूपीआई, आपको पता होगा अबाउट रुपए, ये सारे कौन लेकर आया है? आईएमपीएस का पता होगा, सुना होगा, सुन चुके होगे आप। तो ये सब कौन लेकर आया है? ये सब एनपीसीआई लेकर आई है। डायरेक्टली आरबीआई इन्हें ऑपरेट नहीं करता है, ऑब्वियसली अल्टीमेटली आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, बट एनपीसीआई ने लेकर आई है। बट सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स को डायरेक्टली आरबीआई ओन एंड ऑपरेट भी कर रहा है खुद से बैठ के। तो ये सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। बाकी सारे ये सब डिसेंट्रलाइज्ड कहलाते हैं क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली इन्हें ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो सेंट्रलाइज्ड इनमें से कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। आरटीजीएस, नेफ्ट, एनईसीएस ये सब सेंट्रलाइज्ड होते हैं, बट चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रलाइज्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, तो डिसेंट्रलाइज्ड में आप देखोगे चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम ये सब है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंडिविजुअल्स हु डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, उन्हें वॉक इन कस्टमर्स कहा जाता है। तो वो भी नेफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, उनका बैंक अकाउंट नहीं है, इवन देन दे कैन डू द नेफ्ट ट्रांसफर। तो उसके लिए लिमिट कितनी है? लिमिट क्या है? 10,000, 40,000, 50,000 या 60,000? व्हाट इज द लिमिट फॉर दिस? प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस, द लिमिट इज सी, 50,000 रुपीज। ओके, बहुत ही सिंपल एंड इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ आरटीजीएस? ये पूछा गया है। ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस विथ नेटिंग, नेटिंग भी होती है इसमें। ठीक है, एब्सोल्युटली गलत है, वी हैव रेड दिस ऑलरेडी। नेटिंग नहीं होती है, कोई ब्रांचिंग बंचिंग या नेटिंग नहीं होता है। 1-to-1 बेसिस पे ये ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो वो नेटिंग होगी तो नेट सेटलमेंट हो जाएगा, ग्रॉस सेटलमेंट कैसे होगा? ऑर्डर बाय ऑर्डर तो है, विथ नेटिंग नहीं है। सेटलमेंट ऑफ फंड्स, इंस्ट्रक्शंस इंडिविजुअली, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन होता है। यस, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आने लगते हैं वैसे वैसे सेटलमेंट जो है होने लगता है, पेमेंट जाने लगते हैं। आरटीजीएस रिप्लेस कर चुका है हाई वैल्यू क्लियरिंग अक्रॉस ऑल द सेंटर्स इन इंडिया, सेविंग अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंस इन मैनुअल रनिंग। ठीक है, तो जैसे चेक वगैरह से पहले पेमेंट होती थी वो सब सेव हो गया अभी, बिकॉज आरटीजीएस इज देयर। लार्ज वैल्यू यानी कि 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट, 2 लाख या उससे ज्यादा के। तो यस, 2 and 3 आर करेक्ट, बट नेटिंग नहीं होता है, नेट सेटलमेंट नहीं, ग्रॉस सेटलमेंट है। सो एज फर्स्ट इज रॉन्ग, 2 and 3 इज राइट। व्हाट इज द राइट आंसर? डी। ओके, क्वेश्चन 51 रेंज ऑफ फंड्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन वन ट्रांजैक्शन थ्रू आरटीजीएस। क्या रेंज है? फंड्स का क्या रेंज है जो एक ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर किए जा सकते हैं? तो इज इट 1 to 2 lakh, 2 to 5 lakh, 5 to no limit या 2 to 4 no limit? यस, सो
ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो मिनिमम लिमिट क्या है, 2 लाख होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो दैट इज व्हाई वी कैन से व्हाट इज द राइट आंसर हियर, डी। ओके, 2 लाख एंड नो लिमिट। आई होप यू ऑल आर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करके फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर इट। नेक्स्ट, which of these is correct with respect to NACH? तो NACH that is National Automated Clearing House, इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चुनने हैं। पहला क्या है, NACH system can be used for making bulk transactions towards distribution of subsidies and dividends। subsidies dividends के तरफ बल्क जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए इसे यूज किया जा सकता है। NACH इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, तो ये गलत है, बल्क ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सकता है। विनो, NACH आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम डेवलप्ड बाय NPCI हैज बीन हेल्पिंग द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इन मेकिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो NACH के थ्रू आधार बेस्ड जो है पेमेंट्स किए जाते हैं। तो आधार बेस्ड पेमेंट जो किए जाते हैं NACH के थ्रू, वो NPCI के आधार ब्रिज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, वो कौन से पेमेंट्स है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट्स। तो जैसे किसान सम्मान निधि ये सब हो गया, जो स्कीम्स पे गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको आपके अकाउंट में जो है पैसे डालती है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये NACH के थ्रू होता है। सेकंड वन इज रॉन्ग बिकॉज NACH इज पार्ट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। 1 and 3 यहाँ पे सही है, सो C विल बी द राइट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, विच ऑफ दीज इज और आर द पार्टी ऑफ NACH? NACH में कौन से पार्टीज होते हैं? तो ऑब्वियसली डेस्टिनेशन बैंक तो होगा, स्पॉन्सर बैंक होगा। स्पॉन्सर बैंक यानी कि जो NACH रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ऐसे फैसिलिटीज जिसके थ्रू बल्क ट्रांसफर्स किए जा सकते हैं। तो लेट्स से कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज उन्हें देना है पीरियोडिक टाइम पे एवरी मंथ, तो वो एवरी मंथ ये ट्रांजैक्शन जो है शेड्यूल्ड होगा और वो हो जाएगा। तो जो बैंक्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं NACH के, दे आर कॉल्ड स्पॉन्सर बैंक। एंड यूजर्स लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब। All the 3 are there. So D, 1, 2 and 3 is the right answer. 54, which among the following is aggressively took to outsourcing implementation of technology in India? तो अगर हम देखें तो फॉरेन बैंक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग करते हैं, अपना टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसे आउटसोर्स किया उन्होंने। यानी कि फॉरेन बैंक्स ने खुद का जो है अपने खुद के बैंक के रिसर्च के बेसिस पर टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया है, दे हैव आउटसोर्स्ड, यानी कि बाहर से सारा टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके दे हैव टेकन। तो हु हैज डन आउटसोर्सिंग? फॉरेन बैंक्स। तो ये न्यू एंड ओल्ड जो प्राइवेट बैंक्स है उन्होंने एक ब्लेंडेड मॉडल यूज किया यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए। क्या था वो? आउटसोर्स भी किया और खुद डेवलप भी किया। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने डेवलप किया, ठीक है, खुद से डेवलप किया। तो इसकी बहुत ही अच्छी आपको जो है प्रोप्रिएटरी मॉडल कहते हैं, वो कौन किसने किया? पब्लिक सेक्टर बैंक। प्रोप्रिएटरी मीन्स टू ओन समथिंग। ब्लेंडेड मॉडल किसका है? न्यू एंड ओल्ड प्राइवेट बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स एक्चुअली ब्लेंड कर रहे हैं, यानी कि वो आउटसोर्स भी किया, थोड़ा टेक्नोलॉजी बाहर से लिया, थोड़ा खुद डेवलप किया। फॉरेन बैंक्स कंप्लीटली बाहर से, ठीक है। दैट इज देयर मॉडल ऑफ अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड आउटसोर्स्ड मॉडल। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दीज इज इंडियन स्टैंडर्ड सिमिलर टू स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन? स्विफ्ट जैसा ही इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है? ये एक मैसेजिंग स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक को दूसरे क्लियरिंग हाउस को कोई मैसेज देना है, चेक क्लियरेंस चाहिए, वो दूसरे बैंक को एक और मैसेज देगा। तो ऐसे ये जो मैसेजेस जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? वो जाते हैं थ्रू द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ऑब्वियसली इसके बैकग्राउंड में क्या है? इन्फिनिट, जो कि इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क वो है। बट ये कौन सा स्विफ्ट का रिप्लेसमेंट क्या है इंडिया में? दैट इज SFMS। ओके, नॉट रिप्लेसमेंट, आई वुड से स्विफ्ट जैसा इंडिया में पूरा प्रोसेस क्या है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ए इज द राइट आंसर। 56, इंडियन बैंकिंग क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड एक एग्जाम्पल किस चीज का है? तो अलग अलग तरीके से जो क्लाउड बेस्ड फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एक तो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है कि हाँ ये लो सॉफ्टवेयर, इसको आप यूज करो, अपने खुद के क्रेडेंशियल्स डालो, यूज करो, राइट। फॉर एग्जाम्पल गूगल हो गया, ये हो गया। अब एक और चीज प्रोवाइड की जा सकती है कि टेम्पलेट दे दिया और ये कहा कि इसमें अपना सॉफ्टवेयर खुद बना लो तुम और फिर उसे यूज करो। अब एक और चीज दे जा सकती है कि टेम्पलेट भी खुद ही बना लो, क्योंकि यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर से कंप्यूटर से आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है कि यू कैन एक्सेस देम, खुद का टेम्पलेट बनाओ, प्लेटफॉर्म बनाओ, उस पर सॉफ्टवेयर बनाओ। तो इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहा जाता है। अगर आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके सॉफ्टवेयर बनाने का
फ्रीडम दे रहे हो तो उसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड देन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहा जाता है, जहां पर आप प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो, जहां पर आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो खुद से, तो वो जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, इस वजह से सी इज द राइट आंसर। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड। डिजिटल लेंडिंग में क्या होता है, वी हैव अ रेगुलेटिंग एंटिटी यानी कि बैंक। तो डिजिटल लेंडिंग में ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाकर लोग जो है पैसे वैसे ले लेते हैं, तो ये पीपल है, और ये जो बैंक है उसे रेगुलेटेड एंटिटी कहा जाता है। और ये क्या है, दिस इज द LSP लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो ये वेबसाइट में जाकर हम जो है पैसे लेते हैं, तो वो वेबसाइट कहीं ना कहीं बैंक में पैसे रख रहा होगा ना, तो वो रेगुलेटेड एंटिटी है। तो ये जो LSP है, कोई भी किसी भी तरह का बैंक ट्रांजैक्शन, पैसों का ट्रांजैक्शन करना है तो कस्टमर बैंक को करेगा एंड बैंक कस्टमर को करेगा, ये LSP को कोई नहीं करेगा। तो वो चीज मेन जो है कहा गया है, जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, रेगुलेटरी डायरेक्टिव से डिजिटल लेंडिंग के। तो अगर इसको कर दिया तो पैसे यहाँ पर कई बार फंस सकते हैं। लोन डिसबर्सल रिपेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली बिटवीन अकाउंट्स ऑफ बोरोअर, जो पर्सन पैसे बोरो कर रहा है वो, एंड द रेगुलेटेड एंटिटी विदाउट एनी पास थ्रू टू लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। यस, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को पैसे नहीं देने, डायरेक्ट रेगुलेटेड एंटिटी को पैसे देने हैं। एनी फीस जो पे करना है वो भी डायरेक्टली जो है रेगुलेटेड एंटिटी को ही देना है, ठीक है। जो ये LSP है वो कुछ भी पेमेंट कर रहा है तो रेगुलेटेड एंटिटी को करेगा एंड देन वो पैसे इसको जाएंगे, तो दैट इज द थिंग। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे सही हैं कि रेगुलेटेड एंटिटी जो है यहाँ पर मेन है एंड LSP के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 58 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स है टेक्नोलॉजी के रिटेल बैंकिंग में। ओके, रिटेल बैंकिंग में बेनिफिट्स क्या क्या है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, सेल्फ गाइडेड फाइनेंशियल वेलनेस। यस, टेक्नोलॉजी के कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड वन ऑफ देम इज एफिशिएंसी बढ़ती है। ऑब्वियसली कहीं भी हो सकता है, रिटेल बैंकिंग में भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी बेटर है तो एफिशिएंसी बढ़ने का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर कस्टमर को लोन देना है या नहीं, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा, बेटर टेक्नोलॉजी रहेगी तो कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्रेडिट स्कोर क्या है, सबके बेसिस पे ये डिसीजन टेक्नोलॉजी खुद ही बता देगी हमें। ओके, सो एफिशिएंसी बढ़ रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, जहां पर हम इतना रिसर्च है वो टेक्नोलॉजी इज टेलिंग यू। सेल्फ गाइडेड फाइनेंशियल वेलनेस, तो फाइनेंशियल वेलनेस अगर हम लोन्स डिफॉल्टर्स को दे रहे हैं, बैंक्स दे रहे हैं, तो फाइनेंशियल वेलनेस नहीं रहेगा, तो खुद को गाइड किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ऑल द 3 आर करेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर। 59 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोनस क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन पहले भी, राइट। जॉन मैकार्थी इज द राइट आंसर, सो ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 60, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, EMI। ठीक है, रिकवरीज आर अफेक्टेड इन रिटेल लोन्स बाय EMI। EMI में क्या हो रहा है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो है दिए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के पेमेंट्स होते हैं एंड EMI इज वन काइंड ऑफ पेमेंट, जहां पर जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट्स से 1000 रुपीज का आपने लोन ले रखा है, तो इसे 10 मंथ्स में आप दे रहे हो, तो एवरी मंथ 100 रुपीज पे करोगे एंड देन उस पर इंटरेस्ट, लेट्स से एवरी मंथ 10 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आप पे कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें एवरी मंथ 110 रुपीज पर मंथ आप पे कर रहे हो फॉर 10 मंथ्स, राइट। तो दैट इज EMI। तो ऐसे में क्या हो रहा है, EMI विल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स नेमली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये सभी अभी मैंने बताया, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट भी है, दोनों चीजें। बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इन EMI। EMI में क्या होता है, लेट्स से 100 रुपीज है, तो पहले मंथ में आपने 100 रुपीज दे दिए, तो आपका 1000 में से 100 रुपीज आप लौटा चुके हो, कितना बचा 900, तो 900 पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 9 रुपीज ओनली। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है विथ एवरी मंथ कम होते जाता है, प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट बढ़ते जाता है, ठीक है। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। पहले मंथ में 100 रुपीज दे दिए तो कितना बचा, 1000 में से 900 बचा, तो 900 पे इंटरेस्ट कितना होगा, 9%। अगर वो 10% इंटरेस्ट है, 9 रुपीज इंटरेस्ट होगा यहाँ पे, ओके। तो 9 रुपीज इंटरेस्ट है, बाकी 101 रुपीज जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट को कवर कर रहा है। तो वैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है, इंटरेस्ट जो है कम होते जाता है, तो दोनों रिमेन सेम, दैट इज रॉन्ग। 1 and 2 इज करेक्ट, सो ए विल बी द राइट आंसर हियर। 61 क्या है, देखिए आपका फॉर्मूला भी दिया है, EMI को कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे ये जो है प्रिंसिपल एंड दोनों कंपोनेंट्स के बढ़ने घटने को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट सरफेस एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है, क्या इंक्लूडेड है, क्लेम और डेट रिसीवेबल, एनी डेट रिसीवेबल
मॉर्गेज रिलेटेड है, मॉर्गेज चार्ज, हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर सिक्योरिटी सिक्योरिंग डेट, ऑल ऑफ देम आर काइंड्स ऑफ लोन्स एंड डेट्स ओनली। तो कोई भी इस तरह का लोन है जो कि हमने देखा था लोन अकाउंट का जो कंडीशन उसे फुलफिल कर रहा है, ऑल ऑफ देम कैन बी अंडर सरफेसी एक्ट के अंडर उसे जो है रिकवर किया जा सकता है। तो चारों ही इंक्लूडेड है, एंड सो डी 1 2 3 एंड 4 डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 62 सिक्योरिटाइजेशन। ये सरफेसी एक्ट में ये कहा गया कि इन केस ऑफ मल्टीपल लेंडर्स इंश्योर्स लेंडर्स हैविंग अ मिनिमम ऑफ डैश ऑफ ड्यूज। ठीक है, मल्टीपल लेंडर्स अगर है, बहुत सारे लेंडर्स हैं, तो उन सभी का ड्यूज जो चुकाने हैं, यानी कि लेट से एक पर्सन है जिसने 100 रुपीज लोन लिया है, कई सारे लोगों से ले रखा है, अभी कई सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा तो दे रखा होगा, बट फिर उसने वापस करना बंद कर दिया। तो जो वापस करना बंद किया, अब कितना बचा है जो वापस करना है, वो कितना परसेंट से ज्यादा होना चाहिए, 60% से ज्यादा, यानी कि 60 रुपीज से ज्यादा का अमाउंट है, देन ओनली सरफेसी एक्ट जो है वो यूज किया जा सकता है। 60 है उससे ज्यादा, 50 रुपीज है तो यूज नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? तो 100 रुपीज लौटाने, 40 लौटा चुका है, 60 बचा है, तो तब सरफेसी एक्ट के थ्रू रिकवर किया जा सकता है। अब 60 से कम हो गया तो नहीं किया जा सकता। तो यस, डी 60% इज द राइट आंसर। किस केस में? मल्टीपल लेंडर्स के केस में। अब जो भी एसेट अटैच किया गया है सरफेसी एक्ट के अंडर, तो एसेट जो है कोलेटरल अटैच किया जाता है। लोन लिया किसी ने तो वो लोन के साथ एक कोलेटरल अटैच होता है। अब ये कोलेटरल जो है बैंक ने ले लिया और इसे बेचने चला है, बैंक सेल करने जा रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली ई ऑक्शन के थ्रू सेल करना होगा उसे। बट अगर वो पर्टिकुलर एसेट का अमाउंट जो आ रहा है वो पर्टिकुलर जो अमाउंट से कम है, देन ई ऑक्शन की जरूरत नहीं है, वरना तो ई ऑक्शन आपको करना होगा, यानी कि ऑनलाइन उसका ऑक्शन करना होगा। उस एसेट को ऑनलाइन ले जाओ और ऑक्शन करो, लोग अपनी बिड्स देंगे एंड उसके हिसाब से करना है। तो ई ऑक्शन के थ्रू ये करना है, एंड वो अमाउंट कितना अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए फॉर दिस टू हैपन। 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से, 5 लाख से, या 10 लाख से। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? यस, सी 5 लाख इज द राइट आंसर। 5 लाख से कम का अगर है तो ई ऑक्शन की जरूरत नहीं है, 5 लाख से ज्यादा है ओनली देन you have to go for the e-auction, except अगर 5 लाख से कम है तो you do not need e-auction. Next, SARFAESI Act shall not apply where the amount of debt due to any bank or financial institution consortium, जो लोन का अमाउंट है वो कितना से कम अगर होगा तो सरफेसी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। सो सॉरी, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ही आपको दिख जा रहा है। तो एनीवे वी हैव अंडरस्टूड कि 20 लाख से कम लोन अमाउंट अगर होगा देन वी कैन नॉट यूज द सरफेसी एक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कितना अमाउंट से कम अगर होगा तो सरफेसी एक्ट आप यूज नहीं कर सकते। लोन अमाउंट अगर 20 लाख से कम होगा देन यू कैन नॉट यूज इट। ओके, अगेन बोनस क्वेश्चन, बट एनीवे ये चीज आपको याद रहेगी, राइट? तो बी 20 लाख इज द राइट आंसर। देन 65 में क्या है? रिकवरी ऑफ लोन्स। अब लोक अदालत के थ्रू भी लोन की रिकवरी की जा सकती है। तो बढ़िया चैप्टर है हमारा लोन रिकवरी वाला, अलग अलग वेज में कैसे लोन रिकवर किया जाता है। तो लोक अदालत के थ्रू भी आप लोन रिकवरी कर सकते हो। सो इसके लिए लिमिट कितनी है, अमाउंट की लिमिट कितनी है, उससे नीचे होंगे देन ओनली लोन रिकवरी लोक अदालत के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अप टू विच लिमिट? 25 लाख, 10 लाख, 20 या 25 लाख। ठीक है, बोथ आर सेम बट एनीवे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? 20 लाख इज द राइट आंसर, राइट? लोक अदालत के लिए कितना होना चाहिए? 20 लाख से नीचे का अमाउंट होना चाहिए, ओनली देन यू कैन गो फॉर लोक अदालत। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, एमआईएस से रिलेटेड। चैप्टर 15 एमआईएस क्या है, स्टेटमेंट्स पढ़ो फटाफट से। पहला क्या दिया है? स्पेसिफिक नेचर ऑफ द एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड बाय सच मैनेजरियल फंक्शंस एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारे मैनेजरियल फंक्शंस है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन को मैनेजर जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है वैसे इंफॉर्मेशन को मैनेज करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक में इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। किस लिए चाहिए? कि लोन अगर दिया जा रहा है तो क्रेडिट स्कोर क्या है, कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट चिपकाने हैं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेके वो किया जा सकता है। ओके, तो वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यस मैनेजमेंट किया जाता है। यहाँ पर यहाँ क्या दिया हुआ? एनी रॉ डेटा येट टू बी प्रोसेस्ड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नो, कोई भी डेटा अगर आपने लिया, लेट्स से कस्टमर से ये डेटा लिया गया कि कस्टमर मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर रहा है और बार बार अलग अलग जगह पे ओपन कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो। तो ये डेटा
आपने ले लिया बट इसको प्रोसेस नहीं किया तो आपको समझ नहीं आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है यहाँ पे। तो दैट इज नॉट इन्फॉर्मेशन, डेटा विच हैज बीन प्रोसेस्ड इज इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस करने का मतलब उससे कोई उसको जो है एक रीडेबल फॉर्मेट में और उससे कोई कंक्लूजन अगर आप निकाल रहे हो देन ओनली इट इज इन्फॉर्मेशन। और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक डिसीजन लिया जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मेन एम। तो ये अगर फ्लो चार्ट हमें याद रहेगा, ये पूरा चैप्टर हमें समझ में आ गया। दैट्स इट। क्या फ्लो चार्ट है? डेटा आपने लिया, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बनेगा। अब वो इंफॉर्मेशन को यूज करके जब एक डिसीजन लिया जा रहा है तो दैट इज द यूज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ में आया? सिंपल। ये पूरे चैप्टर को जो है एक तरीके से समराइज कर रहा है। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट जॉइंट टुगेदर टू फुलफिल सर्टेन फंक्शंस। यस, सिस्टम का मतलब क्या है? बहुत सारे जो है चीजें एक साथ मिलके सर्टेन फंक्शंस फुलफिल कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सबसे क्रूशियल रिसोर्स है एमआईएस में। यस, एमआईएस में ना मैनेजमेंट ना सिस्टम, इंफॉर्मेशन सबसे क्रूशियल है। इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही क्या लिया जा रहा है? डिसीजन लिया जा रहा है। सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट क्रूशियल। ये भी सही है। क्या गलत है? सेकेंड वन। तो 1, 3 and 4 C will be the right answer. Next, 67. MIS mainly helps in which among the following? MIS किस चीज में हेल्प करता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, डिसीजन मेकिंग में, एस्टैब्लिशिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम, नन ऑफ द अबव। यस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी हेल्प करता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करने में भी। बट मेन थिंग, फाइनल रिजल्ट क्या है उसका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पे देना है। देखिए तो वो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है एमआईएस। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो बी विल बी द राइट आंसर। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं एमआईएस के फीचर्स क्या हैं। बैंक्स डिपेंड अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग। तो एमआईएस के फीचर्स के लिए बैंक इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के फीचर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? स्टाफ की क्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कस्टमर सेगमेंटेशन, तीनों ही चीजें है ना। स्टाफ की क्वालिटी अच्छी होगी तो एमआईएस अच्छा होगा। स्टाफ को समझना भी है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को ऐसे लेकर आना है, उसे ऐसे मैनेज करना है, ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं, ऐसे उसे यूज करना है, तो स्टाफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जब नहीं होगा तो घोड़ा गाड़ी पे बैठ के थोड़े हम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो होना चाहिए। कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर को किस किस तरीके से सेगमेंट किया जा रहा है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 69 दोस्तों, which among the following is or are correct with respect to securitization? Securitization financial practice है, pooling various types of contractual debt। अलग अलग तरह के contractual debt को pool करने के लिए एक financial process है। सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स एट सिक्योरिटीज। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन में। वी हैव सुरेंद्र हु हैज टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक एंड ये बैंक के अलग अलग बैंक्स के जो लोन्स है उन्हें पूल किया जाता है एसपीवी में एंड इन्हें बेचा जाता है इन्वेस्टर्स को एज सिक्योरिटीज। तो ये पूरा लिंकेज है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को, और किसको सेल करोगे? इन्वेस्टर्स को ही। इन्वेस्टर्स आर रीपेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज। यस, अवेल्डेड। तो ये जो भी प्रॉफिट्स है यहाँ, जिस भी कंपनी, जिस भी एंटिटी ने ये लोन ले रखा है उसे जो प्रॉफिट हो रहा है लोन से वो पास ऑन किया जाता है एसपीवी को, एसपीवी इन्वेस्टर्स को पास करता है। यस, ऑल द थ्री आर करेक्ट हियर। सो डी 1 2 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। Dash is the person who is liable whether under a contract or otherwise to pay a debt or receivable और टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन रेस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है, तो डेट जो ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, राइट। सिक्योरिटाइजेशन में डेट जो ले रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं ऑब्लाइजर, है ना। और वो बैंक को हम क्या कहते हैं? बैंक को हम कहते हैं ओरिजिनेटर, जिसने वो लोन दे रखा है, राइट। स्पॉन्सर कौन है? एसपीवी को जो स्पॉन्सर कर रहा है उसे हम स्पॉन्सर कहते हैं, एसपीवी को जो बनाने में हेल्प कर रहा है, राइट। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 71। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, bank shall with the approval of their board identify and list internally the specific financial assets identified for sale। ठीक है, तो जैसे जैसे एसेट्स हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए जाते हैं और ये कंपनी एक्चुअली सिक्योरिटाइज करती है आपके जो लोन्स है उनको। तो जब ये लोन्स बैंक्स देते हैं तो बैंक हर साल एवरी ईयर दे हैव टू क्लासीफाई कि कौन सा लोन में सिक्योरिटाइज कर सकता हूँ। तो वो कितने बार करना है हर साल? इज इट ट्वाइस, वंस या थ्राइस? एवरी ईयर हटाकर अलग से लिखना होगा कि ये पर्टिकुलर लोन को आई कैन सिक्योरिटाइज। तो कितनी बार करना है? ट्वाइस, वंस, थ्राइस, नन ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर हियर इज एवरी ईयर वंस दे हैव टू डू द क्लासिफिकेशन कि ये पर्टिकुलर लोन को सिक्योरिटाइज किया जा सकता है। ओके, तो वंस इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन 72, लंबा चौड़ा बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीएज इन इंडिया. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भी सिक्योरिटाइजेशन होता है, बट उसमें कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स है. क्या है वो? ट्रस्ट सेटअप बाय एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी shall issue security receipts only to institutional buyers. ठीक है, तो QIBs qualified institutional buyers. तो जो SPV की बात की मैंने, तो वो SPV एक ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करते हैं एंड ये ट्रस्ट एक्चुअली जो है SPV कैन बी अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC भी कहते हैं इसको इन केस ऑफ NPS. तो ये ट्रस्ट जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं. अभी सिक्योरिटीज अगर NPA है तो कौन खरीदेगा? आप में जाके खरीदेंगे तो लॉस होगा, तो हमें भी लॉस होगा बहुत ज्यादा. तो नॉर्मल जो एंटिटीज है इन्वेस्टर्स को खरीदने नहीं दिया जाता है एनपीएस से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज है. कौन खरीदता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. डू यू हैव एन आइडिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है कौन एक्चुअली उसकी लिस्टिंग देता है? यस, सेबी गिव्स द लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होंगे एंड वही खरीदते हैं. Every ARC shall invest in security receipts issued by trust set up for the purpose of securitization and amount not less than 15%. ठीक है, तो ARC जो है जैसा मैंने कहा उस ARC को भी डेफिनेटली इस सिक्योरिटी में जो है इन्वेस्ट करना होगा. कितना परसेंट इन्वेस्ट करना होगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 15%. ARC shall not obtain initial जो सिक्योरिटी रिसीट्स है इनकी क्रेडिट रेटिंग भी उन्हें ऑब्टेन करना होगा. ठीक है, उन्होंने सिक्योरिटीज तो इश्यू कर दिए, उसमें थोड़ा परसेंटेज खुद बाय करो और सिक्योरिटी की क्रेडिट रेटिंग लेकर आओ. तो क्रेडिट रेटिंग किन किन का होता है? वी नो की क्रेडिट रेटिंग होता है ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स का भी होता है. तो वैसे ही सिक्योरिटीज एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट रेटिंग लेकर आना है. कितने समय में? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, सो इज दैट राइट? तो यहाँ पर क्या है? वी डेफिनेटली नो कि 3 months में तो नहीं, 6 months में ये क्रेडिट रेटिंग लाने की बात की जाती है. तो 1 and 2 ओनली विल बी करेक्ट. सो व्हाट इज द राइट आंसर? सी. तो ARC को 15% खरीदना है एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही खाली जो वो सिक्योरिटीज है उन्हें खरीद सकते हैं. So that is the thing. 73. Which of the following is correct with respect to NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited? तो NARCL क्या है? ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये बाइंड करता है विद एसेट मैनेजमेंट कंपनी. क्या नाम है उसका? IDRCL. ठीक है, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनी लिमिटेड. तो ये IDRCL जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तो जैसे बैंक्स के बैड लोन्स है, वो सारे बैड लोन्स यानी कि NPS हैं, वो सबको ARC खरीदता है और वो हैंड ओवर कर देता है इस IDRCL को. IDRCL उससे वैल्यू डिराइव करने की कोशिश करता है, उसको बेचता है या फिर उससे जो है उन लोन एसेट्स को जो है किसी तरीके से मनी में कन्वर्ट करता है. तो ये कहा गया है जो ये NARCL है ये एक पब्लिक एंटिटी है. तो 51% जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक एंटिटीज यहाँ पे ओन कर रहे हैं. बट IDRCL प्राइवेट एंटिटी है क्योंकि 49% तक ही मैक्सिमम जो है पब्लिक एंटिटीज इसमें स्टेक अपना ले रहे हैं. तो यहाँ पे क्या कहा गया है? NARCL में पब्लिक सेक्टर बैंक 49% शेयर होल्डिंग. रॉन्ग. IDRCL में 49%, NARCL में नहीं. SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक 13.27% स्टेक होल्ड कर रहे हैं. यस, NARCL में ये तीनों जो बैंक है लार्ज स्टेक होल्ड कर रहे हैं 13.27%. So 2 only. B will be the right answer here. Last but one question, 74. I hope you all have enjoyed the session. Although yes, ये है कि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं, बट ऑल द क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग है. तो यू कैन सी कि इनमें से कई क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ हाई चांस ऑफ देम कमिंग इन द एग्जाम. इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3rd September 2021. उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? कितना कैपिटल यूज करके इसे एस्टैब्लिश किया गया? 10, 20, 30 या 50 करोड़? Yes, very simple answer. 50 करोड़. D is the right answer. Last question of the session दोस्तों. Right? What is the question here? The RBI new directives for securitization of standard assets, loan transfer and are not applicable to which among the following? ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड, स्टैंडर्ड एसेट्स के सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड RBI ने नॉर्मल जो है डायरेक्टिव्स इशू किए हैं. तो वो डायरेक्टिव्स किन किन को एप्लीकेबल हैं? नहीं है. ये सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को एप्लीकेबल हैं, बट दे आर नॉट एप्लीकेबल टू रीजनल रूरल बैंक्स, नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड NBFCs को भी ये एप्लीकेबल नहीं है.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, रीजनल रूरल बैंक, एआईएफआई, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसी। ठीक है, चारों को ही एप्लीकेबल नहीं है, किसको एप्लीकेबल नहीं है पूछा गया है। सो डी 1 2 3 एंड 4 शुड बी द राइट आंसर। आई होप ये चीज क्लियर है एंड दीज वर आर 75 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन देके बहुत मजा आया होगा एंड यस प्लीज कीप प्रिपेयरिंग रियली वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in एंड इसके साथ आप ये भी बता सकते हो कि आपको ये मैराथन सेशंस कैसे लग रहे हैं, राइट, सो दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव ऑन देम। अगर आपको अच्छे लगे प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, अच्छे से एग्जाम देके आना। थैंक यू।